एपिसोड 541 टू 550। अध्याय 541। नियम बनाने वाला मैं ही हूँ। संगीत की मधुर ध्वनि से पूरा ग्रैंड बॉलरूम गूंज उठा जब दो लोग इसके केंद्र में नृत्य कर रहे थे। राजकुमारी वेनेसा दूर से उन दोनों को प्रशंसा भरी नजरों से देखती रही, लेकिन उसकी यह प्रशंसा मात्र ही रह गई। उन्हें उनसे ईर्ष्या नहीं थी, न ही जलन। वास्तव में विलियम के इस दृढ़ निश्चय से वह खुश थीं। राजकुमारी वेनेसा को उम्मीद थी कि विलियम के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद उनके प्रिय राजकुमार दक्षिणी महाद्वीप से आने वाली अपनी चचेरी बहन का पीछा करना छोड़ देंगे। विलियम ने राजकुमारी सिडोनी का हाथ और कमर मजबूती से थामे हुए थे और वे नृत्य करते हुए नृत्य कक्ष में घूम रहे थे। राजकुमारी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और वह अपने प्रेमी को प्रेम भरी निगाहों से देख रही थी। वे मानो स्वर्ग में बनी जोड़ी थे और हर कोई मन ही मन आहें भर रहा था, क्योंकि यह खूबसूरत जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लग रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि नाचते नाचते वे दोनों प्रेमी वास्तव में गंभीर बातचीत कर रहे थे। अगर सम्राट ने जानबूझकर आपको आमन के मंदिर जाने की अनुमति न दी तो आप क्या करेंगे? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। विल, आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था और उनसे ठीक से बात करनी चाहिए थी। सिडोनी, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि उससे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, विलियम ने जवाब दिया। सम्राट तो बस मेरी क्षमताओं को परख रहे हैं। खैर, अगर वह मुझे अनुमति देने से इनकार करते हैं तो मैं आमोन के मंदिर में घुसपैठ करने के लिए दूसरे तरीके ढूंढ लूंगा। क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे, भले ही इसका मतलब तुम्हारे और सम्राट के बीच के सारे संबंध तोड़ देना हो? हाँ, मुझे जो काम करने हैं उनके लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। मेरा सुझाव है कि हम तीनों भागकर शादी कर लें। मुझे यकीन है कि यह बहुत दिलचस्प होगा। विलियम की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि विस्टेरिया के कॉलम में मौजूद अतिरिक्त विशेषता के कारण मोर्गाना भी उससे सीधे संवाद कर सकती थी। जब तक वे एक दूसरे से 1 मील की दूरी पर थे तब तक संवाद संभव था। हाफ एल्फ ने राजकुमारी सिडोनी को यह भी समझाया था कि जब भी उसकी दैवीय शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे तुरंत 1000 बीस्ट डोमेन में टेलीपोर्ट कर लेना चाहिए और विलियम से मदद मांगनी चाहिए। राजकुमारी सिडोनी जानती थी कि उसका प्रेमी हर समय उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए किसी भी समय 1000 जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश कर पाना उसके लिए एक फायदा था। विलियम की प्रेमिकाओं में से वह अकेली ऐसी थी जिसे एक क्षमता प्राप्त थी। वह किसी भी समय आकर उससे मिल सकती थी और जब वह उस क्षेत्र से बाहर निकलती थी तो ठीक उसी स्थान पर लौट सकती थी जहां उसने कॉलर को सक्रिय किया था। तुम बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ती हो, मोर्गाना, विलियम ने सिडोनी के उस साथी को जवाब दिया जो हाल ही में पढ़ी गई प्रेम कहानी की किताब से प्रेरित था। धिक्कार है प्रिय, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विलियम और मोर्गाना के बीच भागकर शादी करने के फायदे और नुकसान पर बहस शुरू होते देख राजकुमारी सिडोनी मन ही मन मुस्कुराई। जल्द ही संगीत बंद हो गया और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। विलियम की उम्मीद के मुताबिक राजकुमार जेसन अपनी सीट से उठकर राजकुमारी सिडोनी की ओर चल पड़ा। यह स्पष्ट था कि वह उनसे नृत्य के लिए पूछने की योजना बना रहा था, लेकिन विलियम ने पहले ही इस बात पर विचार कर लिया था। क्या आप मुझे नृत्य करके सम्मानित करेगी, राजकुमारी? इयान ने आदरपूर्वक झुककर राजकुमारी सिडोनी को अपना हाथ बढ़ाया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, सर इयान, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रिंस जेसन ने हाल ही में हुए घटनाक्रम को देखकर बीच रास्ते में ही रुक गए। विलियम ने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपनी मेज की ओर बढ़ गए, जहां शिफॉन उनका इंतजार कर रही थी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने शांत भाव से विलियम की ओर देखा। वह विलियम के अपने पास बैठने का इंतजार कर रही थी, ताकि इयान की अनुपस्थिति में उसे अकेलापन महसूस न हो। क्या तुम नाचना चाहते हो? विलियम ने पूछा। शिफॉन ने विलियम के प्रश्न पर कुछ देर विचार करने के बाद उत्तर दिया। मुझे नाचना नहीं आता, शिफॉन ने जवाब दिया, लेकिन मैंने राजकुमारी सिडोनी के साथ आपके नृत्य को याद कर लिया है। मुझे नहीं पता कि मैं पूरी तरह से उसकी नकल कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करने पर पता चल जाएगा। ओह, क्या आपकी याददाश्त अच्छी है। हाँ, मुझे जो कुछ भी दिखता है वह सब याद रहता है। विलियम ने उस प्यारी लड़की को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। उसने सुना था कि कुछ लोगों की याददाश्त अविश्वसनीय रूप से अच्छी होती है, क्योंकि वे अपने देखे हुए लगभग हर दृश्य को याद रख सकते हैं। इसके लिए प्रयुक्त शब्द फोटोग्राफिक मेमोरी था। तो फिर क्यों न हम कोशिश करें? विलियम ने पूछा। क्या आप मुझे इस नृत्य से सम्मानित करेगी, मेरी लेडी? शिफॉन अपनी सीट से उठी और विलियम का बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया। बाकी लोग भी अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लो की ओर जा रहे थे।
हैरानी की बात यह है कि प्रिंस जेसन और प्रिंसेस वेनेसा भी डांस फ्लोर पर प्रिंसेस सिडोनी और इयान के ठीक बगल में मौजूद थे। राजकुमार जेसन को नृत्य के लिए आमंत्रित करने वाली कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वेनेसा थी। चूंकि राजकुमार पहले से ही नृत्यशाला में खड़े थे, इसलिए अगर वे खाली हाथ अपनी सीट पर लौटते तो यह अजीब लगता। इसी कारण राजकुमारी वेनेसा ने पहल करते हुए उन्हें अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें नृत्यशाला के बीचों बीच ले गए, जहां उनकी प्रियतम खड़ी थी। उसे हार मानना बिल्कुल नहीं आता, विलियम ने सोचा जब वह शिफॉन को राजकुमारी सिडोनी के ठीक बगल में ले जा रही थी। सम्राट लियोनिडास और एवेक्सियस ने दूर से इस दृश्य को अपने चेहरों पर एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ देखा। सम्राट लियोनिडास ने कहा, जवान होना अच्छा है। एवेक्सियस ने दूर से 6 बच्चों को देखते हुए सिर हिलाया। राजकुमारी वेनेसा एक अच्छी और समझदार महिला बन गई हैं। बस दुख की बात यह है कि जिसे वह पसंद करती हैं, वह उनके प्यार का जवाब नहीं देता। और हाँ, शिफॉन नाम की वह लड़की अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है जब वह पहली बार यहाँ आई थी। सम्राट लियोनिडास का ध्यान गुलाबी बालों वाली राजकुमारी जैसी पोशाक पहने लड़की पर गया। हालांकि उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन विलियम, राजकुमारी सिडोनी और इयान द्वारा उस छोटी बच्ची की देखभाल करने के तरीके से वे काफी प्रसन्न थे। उसका बाप हरामजादा है, सम्राट लियोनिडास ने टिप्पणी की। सच में, हमें अप्रैल को तभी रोक देना चाहिए था। वह किसी बेहतर इंसान की हकदार है। एवेक्सियस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आपने उसे अपनी रखेल बना लिया होता, महाराज, तो वह ज्यादा खुश होती। हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए था। कम से कम वह मरी तो नहीं होती, सम्राट लियोनिडास ने उत्तर दिया। उनकी आवाज में खेद झलक रहा था। भले ही उस समय परिवार में सभी ने इसका विरोध किया हो, मुझे और साहसी होना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि उसकी बेटी की देखभाल करूं, जिसमें मैं बुरी तरह नाकाम रही हूँ। अगर वो लड़का, विलियम, न होता तो शिफॉन शायद अभी भी उस कूड़े के ढेर पर खाना खा रही होती। सम्राट लियोनिडास ने लाल बालों वाले किशोर के साथ नाच रही छोटी लड़की को देखा। हालांकि उसके हाव भाव थोड़े अटपटे थे, विलियम उसे सही ढंग से निर्देशित करने में सक्षम था। महामहिम, मैं आपको बताना भूल गया था कि उस व्यक्ति के दूत कल हमारी सीमा पर पहुंच गए थे। वे किसी भी समय अकादमी पहुंच सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वे देखेंगे कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तो वे बहुत खुश नहीं होंगे। वे निश्चित रूप से मांग करेंगे कि हम उसे दी जाने वाली हर तरह की सहायता तुरंत बंद कर दें। उन्हें नजरअंदाज करो। वे ये जता सकते हैं कि यह उनका कर्तव्य है और शिफॉन से संपर्क कर सकते हैं, एवेक्सियस ने कहा। अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो ये बहुत संभव है कि वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएं। सम्राट लियोनिडास ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान अपने ग्रैंड आर्कमेज की ओर मोड़ दिया। यदि वे कोई उपद्रव करते हैं तो तुम्हें उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालने का पूरा अधिकार है, सम्राट लियोनिडास ने उत्तर दिया। यह मेरा साम्राज्य है। नियम बनाने वाला मैं ही हूँ। अगर हम एक नन्ही बच्ची की भी रक्षा नहीं कर सकते तो क्या हम मध्य महाद्वीप में हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? और मुझे शक है कि उससे, खासकर उससे, कोई परवाह होगी। आखिर उसी ने तो बच्ची को फेंक दिया था। उसके जैसा आदमी पिता बनने के लायक नहीं है। एवेक्सियस ने सिर हिलाया। महाराज, क्या मुझे उन्हें समाप्त करने की आपकी अनुमति है? मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं, एवेक्सियस। बस इतना ध्यान रखना कि इसका पता हम तक न चले। समझा? योजक चिन्ह। जब दूसरा नृत्य समाप्त हुआ तो राजकुमार जेसन ने राजकुमारी सिडोनी के पास जाकर उन्हें अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि राजकुमारी ने नृत्य से थक जाने का बहाना बनाकर विनम्रतापूर्वक उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। फिर वह सम्राट की मेज की ओर चली और उनके दाहिनी ओर बैठ गई। राजकुमार जेसन के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह अन्य राजकुमारों के लिए आरक्षित मेज पर उनके साथ बैठ गया। रात बीतती गई और पार्टी बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुई। राजकुमार जेसन ने कई प्रयास किए, लेकिन विलियम ने हर बार उन्हें रोक दिया और उनके सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। कई प्रयासों के बाद राजकुमार जेसन अनिच्छा से पीछे हट गया। वह कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया और शिफॉन के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे आधे एल्फ को घृणा भरी निगाहों से घूरने लगा। बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें टूर्नामेंट में तुम्हारी जगह दिखा दूंगा, राजकुमार जेसन ने कसम खाते हुए कहा। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके रैंक में ऊपर चढ़ सकता हूँ। 1 सप्ताह पहले राजकुमार जेसन को आमोन के मंदिर में ओरेकल द्वारा बुलाया गया था।
वहां उन्हें एक कलाकृति प्राप्त हुई जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आमोन की संपत्ति में से एक थी। हालांकि राजकुमार क्रेटोर परिवार के संरक्षक देवता से मिले इस अप्रत्याशित उपहार से आश्चर्यचकित थे, फिर भी वे इसे पाकर बेहद प्रसन्न थे। उनका मानना था कि विलियम उनसे केवल इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि अर्धएल्फ होने के नाते वह थोड़े समय के लिए संत का दर्जा प्राप्त कर सकता था। अब जब राजकुमार जेसन के पास भी वही क्षमता आ गई थी, तो वह सबको ये दिखाना चाहता था कि विलियम कोई खास नहीं था। उसने अभी तक इस क्षमता का उपयोग इसलिए नहीं किया था क्योंकि आमन की शर्त के अनुसार वह इसका उपयोग केवल टूर्नामेंट के दौरान ही कर सकता था। योजक चिन्ह। अकादमी के बाहर काले रंग का चोला पहने एक व्यक्ति ने मांग की, हमें अंदर आने दीजिए, हम शिफॉन को देखना चाहते हैं। हमारा एक समझौता है। मुझे पता है, लेकिन हम अभी आपको अकादमी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते, अकादमी के गार्डों के कप्तान ने उत्तर दिया। आज राजकुमारी सिदोनी का जन्मदिन है और शाही परिवार अंदर है। अगर सम्राट आपको अभी देख लेते हैं तो वे नाराज हो सकते हैं। मैं आपको 2 दिन बाद वापस आने की सलाह देता हूं। मैं वादा करता हूं कि तब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं और उनके नेता से एक नज़र का आदान प्रदान किया। वह केवल उनके दूत का प्रवक्ता था और अंतिम निर्णय लेना उसका अधिकार नहीं था। ठीक है, हम अभी चलते हैं, एक गहरी और दमदार आवाज ने कहा। हम 2 दिन में लौटेंगे। ध्यान रखना कि तब तुम हमारे रास्ते में न आओ। जब तक आप अकादमी के छात्रों के साथ कोई अनावश्यक व्यवहार नहीं करते, तब तक मैं आपको पास होने दूंगा। याद रखें, आपको केवल शिफॉन से मिलने और बात करने की अनुमति है। अन्य छात्रों से संपर्क करना वर्जित है। दूतों के नेता ने सिर हिलाया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए जाने से पहले उन्होंने अकादमी के द्वारों पर आखिरी नजर डाली। उनका मिशन शिफॉन की हालत का जायजा लेना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कष्ट झेल रही है। अगर वह कष्ट में नहीं थी, तो वे उसकी जिंदगी को दुखमय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वह मिशन था जो उन्हें उत्तरी महाद्वीप में शासन करने वाले उनके स्वामी द्वारा सौंपा गया था, और वे हर कीमत पर इसे पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। अध्याय 542 विनाश और उससे आगे। हेलन साम्राज्य में स्थित एक समुद्री बंदरगाह में। मालकिन, अब चलने का समय हो गया है, ओलिवर ने चाय पी रही खूबसूरत एल्फ की ओर देखते हुए कहा, जो सराय के कमरे से बाहर देख रही थी। मध्य महाद्वीप जाने वाला जहाज 2 घंटे में रवाना होगा। हमें अभी उस पर सवार हो जाना चाहिए, मालकिन। सेलिन ने खाली चाय का कप मेज पर रख दिया, लेकिन वह तुरंत खड़ी नहीं हुई। इसके बजाय उसने उस तोते जैसे बंदर पर एक नजर डाली जो कई वर्षों से उसके साथ था। ओलिवर, क्या तुम्हें कभी सिल्वरमून महाद्वीप लौटने की इच्छा हुई है? सेलिन ने पूछा। नहीं, मालकिन, ओलिवर ने तुरंत जवाब दिया। मुझे सिल्वरमून महाद्वीप से कोई खास लगाव नहीं है। ओह, मुझे तो हमेशा यही लगा था कि आप दादाजी से मिलना चाहते हैं। ये सच है कि मैं समय समय पर उनके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मेरा सिल्वरमून महाद्वीप लौटने का कोई इरादा नहीं है। बेशक, अगर मालकिन वहां जाना चाहती हैं, तो मेरे पास आपके साथ यात्रा पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सेलिन अपनी सीट से उठते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली। फिर उसने एक बैंगनी टोपी उठाए और अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। एक बेहद खूबसूरत परी होने के नाते उसे हमेशा बुरे इरादों वाले लोगों के निशाने पर रहने का खतरा रहता था। बेशक, सेलिन अतीत में इनमें से कई लोगों से निपट चुकी थी और उन सभी को मृत्यु के घाट उतार चुकी थी। 2 घंटे बाद मध्य महाद्वीप की ओर जाने वाले जहाज ने अपने प्रस्थान की घोषणा करते हुए हॉर्न बजाया। जहाज के डेक पर खड़ी सेलिन ने उदास भाव से दक्षिणी महाद्वीप की ओर देखा। जब मैं पहली बार यहां आई थी तो मेरी कोई उम्मीदें नहीं थीं, सेलिन ने धीरे से कहा। मुझे लगा था कि मैं एक नीरस और उबाऊ जीवन जीऊंगी, लेकिन भाग्य की देवी को कुछ और ही मंजूर था। ओलिवर, जो उसकी परछाई में छिपा हुआ था, ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि सेलिन भावुक हो रही है और उसने उसे अपने मन का बोझ हल्का करने देने का फैसला किया। है ना मजेदार, ओलिवर? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में मेरा कोई शिष्य होगा। सेलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह तो बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने जिसे शिष्य चुना है वह एक उपद्रवी है। वह हमेशा मुझे चिंता में डाल देता है। जी हाँ, मेरी लेडी। जी हाँ। कहिए, ओलिवर, क्या आपको लगता है कि विलियम को डार्क आर्ट सिखाने का हमारा निर्णय गलत था? तोते जैसे दिखने वाले बंदर ने इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद ओलिवर ने अपने सच्चे विचार सेलिन को सुनाए। मुझे लगता है कि हमने सही फैसला लिया है। आपको लगता है? ओलिवर ने सिर हिलाया। अगर मालकिन ने विलियम को अपना शिष्य न बनाया होता, तो मुझे यकीन है कि जिंदगी उबाऊ होती।
ये सच है कि उसे मुसीबतें मोल लेने का शौक है, लेकिन वह ऊंचाइयों को छूने के लिए भी प्रयासरत है। सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह ये बात स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे विलियम पर बहुत गर्व था। एल्व्स के खिलाफ युद्ध के दौरान लड़के ने उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया था। दानव महाद्वीप में गुरु से मिलने जाने से पहले मुझे ओलिवर को बस एक आखिरी बात कहनी है, सेलिन ने कहा। ओलिवर, मुझे लगता है कि विलियम के साथ रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस तरह मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मालकिन। ओलिवर ने सेलिन की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। विलियम को अब मेरी जरूरत नहीं है। वह असहाय बच्चा नहीं है जिसे हमें समय समय पर बचाना पड़ता था। वह अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। साथ ही मैं मालकिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आप जहां भी जाएंगी मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। धन्यवाद, ओलिवर। सेलिन ने दक्षिणी महाद्वीप की ओर देखा जो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। लोंट में रहने वालों से वह पहले ही विदा ले चुकी थी और जाने से पहले उसने सारे अधूरे काम निपटा लिए थे। सेलिन को नहीं पता था कि दक्षिणी महाद्वीप लौटने में उसे कितने साल लगेंगे। उसने जो रास्ता चुना था वह कांटों भरा था और शायद मोक्ष उसकी पहुंच से बाहर था। फिर भी दानव महाद्वीप में अपने स्वामी से मिलने से पहले वह विलियम और अपनी जुड़वां बहन सेलेस्टे से आखिरी बार मिलना चाहती थी। सेलेस्टे को देखे हुए कई साल बीत चुके थे। हालांकि जुड़वा बहनों को यह नहीं पता था कि एल्व्स की भविष्यवाणी कब पूरी होगी, लेकिन सेलिन को महसूस हो रहा था कि यह जल्द ही होने वाली है। इसी वजह से वह भाग्य के हाथ लगने से पहले उन लोगों से मिलना चाहती थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे। ओलिवर, अगर मैंने इस दुनिया को उलट पुलट करने का फैसला किया तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? सेलिन ने पूछा। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहती थी कि उसका वफादार सेवक भविष्य में आने वाली उसकी परेशानियों में उलझे। सेलिन अकेले रहना पसंद करती, बजाय इसके कि तोते जैसा बंदर उसके पीछे पीछे उस राह पर चले जहां से लौटना असंभव हो। जी, मैं चलूंगा, ओलिवर ने उत्तर दिया। मैं आपके पीछे पीछे नरक और उसके पार तक चलूंगा। योजक चिन्ह। 1000 प्राणियों के क्षेत्र के अंदर एक सुंदर परी ने सुख की आह भरी जब नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंस गए। उसका नाम चारमैन था और वह उन 13 परियों में से एक थी जो विलियम के रक्त भंडार के रूप में काम करती थीं। वे एल्फ सेना का हिस्सा थे जिसने हेलन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था, और वे विलियम के युद्ध की लूट का हिस्सा बन गए। उनकी सभी यादें एंडेडलिच द्वारा मिटा दी गई थीं, और उसने ये सुनिश्चित किया था कि वे अपने नए स्वामी विलियम के प्रति वफादार रहें। एशे ने उनकी ओर से विलियम से विनती की थी, और हाफ एल्फ इस बात पर सहमत हो गया कि वह कुछ वर्षों बाद उन्हें मुक्त कर देगा। कुछ मिनटों के बाद विलियम ने अपने नुकीले दांत अंदर खींच लिए और बौने की पतली गर्दन पर किए गए घावों को भर दिया। धन्यवाद, चारमैन, विलियम ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। अब तुम अपने कपड़े वापस पहन सकती हो। स्वागत है, स्वामी, शर्म से लाल होते हुए चारमैन ने जवाब दिया। अगर आपको भोजन की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। मुझे कभी भी बुलाने में संकोच न करें। विलियम ने सिर हिलाया। उसने देखा कि चारमैन ने नौकरानी की वर्दी पहनी जो उसने उसके लिए गॉड शॉप से खरीदी थी। ठीक से कपड़े पहनने के बाद उसने कमरे से निकलने से पहले विलियम को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। एल्फ के चले जाने के बाद विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिस्टम से उसे देवताओं की नीलामी में ले जाने के लिए कहा। उनके पास फिलहाल 4450 642 गॉड पॉइंट्स थे और उन्होंने सुबह की नीलामी में भाग लेने की योजना बनाई थी ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई ऐसी वस्तु है जिस पर बोली लगाना उचित हो। सुबह की नीलामी केवल मंदिर के देवताओं के अनुयायियों के लिए थी। यहीं पर विलियम जैसे कई उम्मीदवार अपनी उन वस्तुओं की नीलामी करते थे जो उन्होंने अपनी वर्तमान दुनिया में अर्जित की थीं। स्वाभाविक रूप से यदि इन वस्तुओं की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती तो उन्हें स्वचालित रूप से रात्रि नीलामी में भेज दिया जाता जहां देवता उनके लिए बोली लगा सकते थे। ठीक वैसे ही जैसे विलियम के साथ हुआ था जब सिस्टम ने अर्धदेव से फेरोन को नीलामी के लिए भेजा था। 2 लाख गॉड पॉइंट्स, 250, 400। विलियम सोफे पर झुककर नीलामी में बिकने वाली वस्तुओं की बोली लगाने वालों द्वारा बढ़ती कीमतों को सुन रहा था। अब तक उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दिखी थी जो उसे पसंद आए हो। लगता है आज भी कुछ खास नहीं होने वाला, विलियम ने सोचा जब नीलामीकर्ता ने नीलामी के लिए आखिरी वस्तु पेश की। नीलामी की मेजबानी करने वाली खूबसूरत महिला ने भीड़ को देखकर मुस्कुराया। नीलामी में बिकने वाली आखिरी वस्तु एक एक्सोटिक ग्रेड दस्ताना है, उस महिला ने घोषणा की। हालांकि इसे एक्सोटिक ग्रेड हथियार बताया गया है, लेकिन इसकी असली श्रेणी स्यूडो लेजेंडरी है। एक ऐसा हथियार जिसे किसी भी दुनिया के हीरो अपने पास रखना चाहेंगे।
जब हथियार के कांच के आवरण को ढकने वाला कपड़ा हटाया गया, तो विलियम को सहज रूप से लगा कि यह शिफॉन के लिए एक अच्छा उपहार होगा। मिराज कैवर्न्स की 50वीं मंजिल पर हुई लड़ाई के दौरान शिफॉन के दस्ताने टूट गए। उसके दस्ताने कोई खास नहीं थे और साम्राज्य के किसी भी लोहार से खरीदे जा सकते थे या बनवाए जा सकते थे। हालांकि विलियम हमेशा उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जो अधिक टिकाऊ हो और अधिक शक्तिशाली हो। इस हथियार का नाम टिटानिया के दस्ताने हैं, उस महिला ने घोषणा की। ये दस्ताने स्वयं परी रानी द्वारा बनाए गए हैं। इनमें एक विशेष रत्न जड़ा हुआ है जो इसे धारण करने वाले को वायु तत्व का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता देता है, भले ही उनमें इसके प्रति विशेष लगाव न हो। नीलामी में दस्ताने जैसे हथियार ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि लोग तलवार, भाले, कुल्हाड़ी और अन्य युद्धक हथियारों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। इसीलिए इन्हें रात की नीलामी के बजाय सुबह की नीलामी में नीलाम किया जा रहा था। नीलामी घर को उम्मीद थी कि कुछ ऐसे हाथापाई करने वाले लड़ाके होंगे जो हथियार को दिए गए छद्म पौराणिक लेबल से आकर्षित होंगे। दर्शकों की उदासीन प्रतिक्रिया देखकर सुंदर महिला चिंतित हो गई। फिर भी उसने अपना पतला हाथ उठाया और बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली 500,000 गॉड पॉइंट्स से शुरू होती है और हर 100,000 पॉइंट्स के साथ बढ़ती जाती है। बोली अभी शुरू करें। अध्याय 543। आपने आखिरी बार कूड़ा कब खाया था? टिटानिया का दस्ताना गहरे रंग के स्टील से बना था जिस पर सोने की परत चढ़ी रेखाएं उकेरी गई थीं। इसका डिजाइन उन इन्फिनिटिया दस्तानों जैसा था जो उसने एक फिल्म में देखे थे, जिनका इस्तेमाल एक सुपर विलेन ने ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म करने के लिए किया था। विलियम ने देखा कि केवल एक दस्ताने पर ही हरे रंग का रत्न जड़ा हुआ था जो हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। प्रत्येक दस्ताने में 5 खांचे थे, जिसका अर्थ था कि इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें अन्य रत्न जड़े जा सकते थे। हालांकि विलियम को यह नहीं पता था कि वह इन अन्य रत्नों को कैसे प्राप्त करेगा, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात दस्ताने को सुरक्षित करना था। मौलिक रत्नों के बारे में वह बाद में सोच सकता था। 500,000 नीलामीकर्ता द्वारा बोली शुरू करते ही विलियम ने अपनी बोली बढ़ा दी। 600,000 700,000 आधे एल्फ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे आशंका थी कि इसमें रुचि रखने वाले लोग भी बोली लगाएंगे। हालांकि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। 13 लाख विलियम ने घोषणा की। विलियम सबको डराना चाहता था, इसलिए उसने बोली तुरंत बढ़ा दी। उसे बस यही उम्मीद थी कि सीमित धनराशि होने के कारण दूसरे बोली लगाने वाले डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ अन्य लोगों ने भी इन दस्तानों की क्षमता को भांप लिया था और वे इसे स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहते थे। 20 लाख बोली लगाने वालों में से एक ने घोषणा की। 2.5 मिलियन विलियम ने पलटवार किया। 3 मिलियन विलियम से पहले बोली लगाने वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। स्पष्ट था कि वह पीछे हटने वाला नहीं था। विलियम के पास 4 मिलियन से कुछ ज्यादा गॉड पॉइंट्स थे और वह पहले ही अपने बजट से ज्यादा खर्च कर चुका था। वह आरामदायक सोफे पर पीछे झुक गया और अफसोस से आह भरी। होस्ट, अगर आप चाहें तो मैं इस ग्लव का विश्लेषण करके एक ऐसी विधि तैयार कर सकता हूं जिससे आप ब्लैकस्मिथ जॉब क्लास का उपयोग करके इसकी लगभग हूबहू प्रतिकृति बना सकें। हालांकि इसके लिए आपको 100,000 गॉड पॉइंट्स देने होंगे। क्या आप विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? सिस्टम के शब्द विलियम के कानों में संगीत की तरह गूंज रहे थे। वह अपने लोहार के काम के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। हालांकि उसका स्तर टाइटेनिया के दस्ताने बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसकी लगभग हूबहू प्रतिकृति बनाना असंभव नहीं था। जी, मेरे लिए इसका विश्लेषण करो। समझा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्लेषण शुरू हो रहा है। विलियम द्वारा दस्ताने के लिए बोली लगाना बंद करने के बाद नीलामीकर्ता ने इसे थोड़ा और रोमांचक बनाने की कोशिश की, लेकिन बोली लगाने वालों ने पहले ही हार मानने का फैसला कर लिया था। वे मात्र उम्मीदवार थे और उनके पास सीमित धन था। वे उन बड़े दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे जिन्हें उनके संरक्षक देवताओं का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त था और जो उन पर ईश्वरीय कृपा बरसाते थे। 1 बार जा रहा हूं। 2 बार जा रहे हैं। 3 मिलियन गॉड पॉइंट्स में बिका। नीलामीकर्ता के हथौड़े की उसकी मेज पर जोरदार आवाज के साथ नीलामी का अंत हो गया। विलियम सांस रोककर इंतजार कर रहा था क्योंकि नीलामी घर के कर्मचारियों द्वारा सिस्टम को ले जाने से पहले सिस्टम ने तेजी से दस्तानों का विश्लेषण किया। विलियम ने परिचित सूचना की आवाज सुनने के बाद ही राहत की सांस ली। योजक चिन्ह। विश्लेषण पूरा हुआ। टिटानिया के दस्ताने प्रतिकृति बनाने की विधि प्राप्त कर ली गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। योजक चिन्ह। गॉड पॉइंट्स 4,350 642। योजक चिन्ह।
विलियम ने जल्दी से दस्ताने बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की जांच की। इतना ही नहीं, सिस्टम द्वारा उसके लिए विश्लेषण की गई विधि में इसे बनाने की सटीक प्रक्रिया भी लिखी हुई थी। थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, विलियम ने सोचा। अगर मैं सफल हो गया तो इसे बनाने में मुझे 3 दिन लगेंगे। मुझे जिन सामग्रियों की जरूरत है वे थोड़ी महंगी हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं। अपनी जरूरत की चीजों की पुष्टि करने के बाद उसने सिस्टम से उन वस्तुओं को खरीदने के लिए कहा जो वर्तमान में उसके पास नहीं थी। मुझे ऐश और सिडोनी को बताना होगा कि मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, विलियम ने 1020 डोमेन लौटते हुए सोचा। फिलहाल मेरे जाने के दौरान शिफॉन की देखभाल करने के लिए वे दोनों मेरे साथ रहेंगे। विलियम के लड़कों के छात्रावास में अपने कमरे में लौटते ही उसके दिमाग में ऐश की आवाज गूंजी और वह बहुत ही जरूरी लग रही थी। विल, आओ और हमारी मदद करो, ऐश ने चिंता से भरी आवाज में कहा। 6 लोगों ने हमें घेर लिया है। लगता है वे शिफॉन को जानते हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। प्लीज जल्दी आओ। ऐशे के शब्द बीच में ही रुक गए और ऐसा लगा जैसे उस पर किसी ने हमला कर दिया हो। विलियम तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा और सिस्टम से उसका पता लगाने को कहा। उसके निर्देशांक मिलने के बाद विलियम बिजली से लिपट गया और जहां खड़ा था वहीं से गायब हो गया। योजक चिन्ह। 15 मिनट पहले इयान और शिफॉन सिल्वरविंड अकादमी का बगीचा देखने गए। दोनों अपने आसपास के खूबसूरत नज़ारों की तारीफ कर रहे थे कि अचानक बगीचे में टहलते समय 6 लोगों ने उन्हें घेर लिया। इयान तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शिफॉन ने जैसे ही एक आदमी को देखा उसका शरीर अकड़ गया और अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। फिर उसने छोटी बच्ची को अपने करीब खींच लिया और सतर्क मुद्रा में बड़ों को देखने लगी। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? इयान ने पूछा। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और शिफॉन को तिरछी नजर से देखने के बाद इयान की ओर ध्यान देने लगा। वह आदमी लगभग 25 साल का लग रहा था और उसके छोटे बैंगनी बाल थे। वह दिखने में भी औसत से बेहतर था, लेकिन इयान को घूरती उसकी हल्की लाल आंखें दोस्ताना नहीं थीं। मैं कौन हूं, यह मायने नहीं रखता, बैंगनी बालों वाले आदमी ने जवाब दिया। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम यहां सिर्फ आपके बगल में खड़ी उस छोटी बच्ची से बात करने आए हैं। शिफॉन, हमारे साथ आइए। मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहती कि आपकी दोस्त हमारे काम में दखल दे, है ना? जब उस आदमी ने शिफॉन का नाम पुकारा तो उसका शरीर और भी ज्यादा कांप उठा। छोटी बच्ची के पैर कमजोर पड़ गए और अगर इयान ने तुरंत उसे सहारा न दिया होता तो वह जमीन पर गिर पड़ती। मैं बात नहीं करना चाहती, शिफॉन हकलाते हुए बोली। कृपा करके, मैं अच्छी बच्ची रही हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बैंगनी बालों वाले उस आदमी ने कांपती हुई लड़की को सिर से पैर तक घूर कर देखा। उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार भरा था और उसने शिफॉन की कलाई पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी और इयान से ऐसे लिपट गई जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। उसे अभी जाने दो, वरना मैं गार्ड को बुला लूंगा। इयान ने शिफॉन को अपनी बाहों में जकड़ते हुए धमकी दी ताकि कोई उससे ले न जा सके। बैंगनी बालों वाले उस आदमी ने शिफॉन की कलाई को शिकंजे की तरह कसकर पकड़ रखा था और हंस पड़ा। छोटी बच्ची इतनी डरी हुई थी कि उसके डर ने उस आदमी की मजबूत पकड़ से हो रहे दर्द को भी दबा दिया था। पहरेदार, बैंगनी बालों वाले आदमी ने चिढ़कर कहा। क्या तुम उन पहरेदारों की बात कर रहे हो जो वहां खड़े हैं? बैंगनी बालों वाले व्यक्ति ने प्रवेश द्वार पर खड़े 1 दर्जन पहरेदारों की ओर इशारा किया। वे बगीचे के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करके खड़े थे और किसी भी छात्र को अंदर आने से रोक रहे थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे उन 6 लोगों के साथ मिलीभगत कर रहे थे जिन्होंने उनकी अकादमी के 2 छात्रों को घेर रखा था। शिफॉन, तुम अभी बहुत सुंदर और साफ सुथरी लग रही हो, बैंगनी बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बताओ, तुमने आखिरी बार कूड़े के ढेर पर कब गई थी? तुमने आखिरी बार कूड़ा कब खाया था? क्या तुम्हारा उपनाम कूड़ा खाने वाली नहीं है? तुमने कूड़ा खाना क्यों छोड़ दिया? शिफॉन के चेहरे से एक आंसू बह निकला, फिर दूसरा, और जल्द ही गुलाबी बालों वाली लड़की का चेहरा आंसुओं से भीग गया क्योंकि वह रोने लगी और अपने अपहरणकर्ता की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। कमीने, उसे छोड़ दो। इयान ने अपना पानी का कोड़ा निकाला और गुस्से में आकर तुरंत उस आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि वह व्यक्ति पहले से ही सतर्क था और उसने इयान के हमले को रोकने के लिए अपना हथियार निकाल लिया। चूंकि तुमने पहले हमला किया, इसलिए मैं आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करूंगा, बैंगनी बालों वाले आदमी ने व्यंग्य किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा क्योंकि हमारा अकादमी के साथ समझौता है। बैंगनी बालों वाले व्यक्ति ने इयान की छाती पर लात मारी जिससे वह शिफॉन से कुछ मीटर दूर जा गिरा।
दो लोगों ने तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया ताकि वह उनके मिशन में बाधा न डाल सके। इयान, शिफॉन चिल्लाए और उस आदमी की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बैंगनी बालों वाले व्यक्ति ने छोटी बच्ची की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए खिलखिलाकर हंसा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले हमें कूड़े के ढेर पर चलना होगा, बैंगनी बालों वाले आदमी ने मजाकिया लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि तुम्हें अभी बहुत भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगा। संघर्ष और सांस लेने में तकलीफ के कारण शिफॉन का चेहरा लाल होने लगा था। दूर खड़े पहरेदारों ने पछतावे से अपनी निगाहें झुका लीं। अगर मुमकिन होता तो वे उस छोटी बच्ची की मदद करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी सिडोनी के जन्मदिन की पार्टी में जब 6 लोग शिफॉन से मिलने आए थे तब उन्होंने यही तय किया था। शिफॉन, तुम अभी इतनी हल्की हो कि मैं तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूं, उस आदमी ने कहा। ये ठीक नहीं है, तुम्हें और भी बेकार चीजें खानी होंगी। तुम्हें पेट भरकर खाना होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शिफॉन की दृष्टि धुंधली होने लगी थी। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया था क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। छोटी बच्ची ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था और अब वह अपने अपहरणकर्ता के ताने का विरोध नहीं कर रही थी। शिफॉन को उम्मीद छोड़ते देख बैंगनी बालों वाले आदमी ने मन ही मन ताना मारा। वह छोटी बच्ची को छोड़ने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसके बाद एक जोरदार चटकने की आवाज आई। आह! बैंगनी बालों वाला आदमी दर्द से चीख उठा और उसने अपनी बांह पकड़ ली, जो अब एक असामान्य कोण पर मुड़ गई थी। शिफॉन ने यह देखने के लिए अपना सिर उठाया कि उसे बचाने कौन आया है। हालांकि उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली थी, फिर भी उसने तुरंत उस लाल बालों वाली किशोरी को पहचान लिया जिसने उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठा रखा था। मुझे देर हो गई, इसके लिए क्षमा करें, विलियम ने घातक इरादे से भरी आवाज में कहा। इयान को 2 आदमियों द्वारा जमीन पर गिराए जाने और शिफॉन का किसी द्वारा गला घोंटे जाने का दृश्य देखने के बाद उस हाफ एल्फ के शरीर से हत्या करने का इरादा स्पष्ट रूप से झलक रहा था। आधे एल्फ ने बैंगनी बालों वाले उस आदमी की ओर देखा जो उसकी लड़कियों को चोट पहुंचाने वाले समूह का नेता प्रतीत होता था। अरे बदमाश, क्या तुम एक बार मरना चाहोगे? विलियम ने पूछा। विलियम ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बेवजह की हत्याओं का समर्थन करता हो, लेकिन वह उन बदमाशों को मारने से भी नहीं कतराता था जो मौत के लायक थे। अभी अगर क्रेटोर साम्राज्य का सम्राट हस्तक्षेप भी करे तो वह सामने खड़े व्यक्ति को बहुत धीमी और दर्दनाक मौत देने तक किसी भी हद तक जा सकता है। अध्याय 544, तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। बड़े भाई, शिफॉन ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे जब उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसका देखभालकर्ता बनने की घोषणा की थी। उनसे मत लड़ो, वे बहुत ताकतवर हैं। तुम्हें ही चोट लगेगी। मैं उनके साथ चलूंगा और तुम्हारी तरफ से माफी मांगूंगा। तो कृपया इयान को लेकर चले जाओ। मजबूत। विलियम ने मुस्कुराते हुए शिफॉन को खड़े होने में मदद की। कुछ आदमियों का एक छोटी बच्ची को तंग करना क्या ताकत है? चिंता मत करो शिफॉन, अब जब तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ है तो मैं तुम्हारे लिए इन बदमाशों को सबक सिखाऊंगा। विलियम ने यह नहीं बताया कि उसने बाद में उन्हें मारने की भी योजना बनाई थी, भले ही उसे महाद्वीप के छोर तक उनका पीछा करना पड़े। उस आधे एल्फ ने शिफॉन के चेहरे पर आंसुओं के निशान पोंछने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, फिर उसने अपना ध्यान उस बैंगनी बालों वाले लड़के की ओर मोड़ा जिसने उस छोटी लड़की का गला घोंटने की हिम्मत की थी जिसे उसने अपनी शरण में लिया था। ओह, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या कहां से आए हो, लेकिन तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है, विलियम ने कहा। इयान, जिसे पहले जमीन पर गिरा दिया गया था, गुस्से से आग बबूला हो रही थी। हालांकि उसे पकड़े हुए दोनों आदमी उससे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब उसे चिंता नहीं थी क्योंकि उसका प्रेमी उनकी मदद के लिए आ गया था। वह मन ही मन उपहास कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उन पर हमला करने वाले 6 लोगों का अंत अच्छा नहीं होगा। आधे एल्फ की आंखें शक्ति से चमक उठीं और बिजली की लकीरें उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। फिर उसने पीछे की ओर इशारा किया और बिजली की 2 लकीरों ने इयान को नीचे दबाए हुए 2 आदमियों को झटका दिया, जिससे वे कई मीटर तक जमीन पर घिसकते चले गए। इयान तुरंत खड़ा हुआ और विलियम और शिफॉन की ओर दौड़ पड़ा। वे 6 आदमी कम से कम एडमेंटियम रैंक के लड़ाके शताब्दी रैंक के थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक किशोर मात्र उन्हें ऐसे पीछे धकेल सकता है जैसे वे नौसिखिए भाड़े के सैनिक हों। बैंगनी बालों वाले उस आदमी ने जबरदस्ती एक औषधि से अपनी टूटी हुई बांह को ठीक किया और फिर विलियम को घृणा भरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाल बालों वाले उस किशोर ने उस पर छुपकर हमला कैसे कर दिया, लेकिन अब जब वह सतर्क हो गया था तो वह दोबारा वही गलती नहीं होने देगा।
बदमाश, हमारा अकादमी के साथ समझौता है, इसलिए हमें यहाँ के छात्रों को गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति नहीं है, बैंगनी बालों वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में एक विशाल तलवार बुलाते हुए कहा। हालांकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी एक भुजा काट दूंगा। इस तरह तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी भी हालत में उकसाना ठीक नहीं है। किनारे पर खड़े पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे न केवल छात्रों को बगीचे में प्रवेश करने से रोकने के लिए वहां थे, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी थे कि एडमिंटियम रैंक के 6 भाड़े के सैनिक अपनी उत्पात मचाने में हद से आगे न बढ़ जाएं। हालात और भी बिगड़ गए थे, इसलिए गार्ड के कप्तान ने आखिरकार हस्तक्षेप करने और भाड़े के सैनिकों को विलियम को नुकसान पहुंचाने से रोकने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विलियम के शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया। चूंकि तुमने पहले ही तमाशा देखने का फैसला कर लिया है, तो तमाशा देखते रहो। विलियम ने गार्ड्स के कप्तान की ओर घूरते हुए कहा, दखलंदाजी मत करो, वरना इस तमाशे को अनदेखा करने के लिए मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। गार्डों का कप्तान अनजाने में कांप उठा, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा कि कोई धारदार हथियार उसकी गर्दन पर रखा गया है। अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ाता, तो वह हथियार उसके शरीर में घुसकर खून बहा देता। अपनी बात कहने के बाद विलियम ने अपना ध्यान उस बैंगनी बालों वाले व्यक्ति की ओर मोड़ा जिसे वह यातना देकर मार डालने की योजना बना रहा था। उसकी पीठ के पीछे से एक द्वार प्रकट हुआ और दर्जनों इंद्रधनुषी पक्षी पूरी ताकत से बाहर निकल आए। B1 और B2 ने मिराज गुफा के अंदर शिफॉन के साथ कुछ समय बिताया था और उस लड़की से उन्हें लगाव हो गया था। हालांकि उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हुआ था। विलियम की भावनाएं उनके भीतर समा गईं और उनकी निगाहें बैंगनी बालों वाले उस व्यक्ति पर टिक गईं जो उनसे कुछ ऊंचे पद पर था। फिर भी वे दोनों मूक पक्षी डरे नहीं। दुर्भाग्यवश विलियम ने उन्हें पहले ही बाकी 5 आदमियों से निपटने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से उस कमीने की जमकर पिटाई करने की योजना बनाई थी जिसने इयान को लात मारने और शिफॉन का गला घोंटने की हिम्मत की थी। पोर्टल से सबसे आखिर में निकलने वाला पसोगलाव था। उस शैतानी कुत्ते ने अपनी एक आंख से अपने आसपास का जायजा लेते हुए दुष्टतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। वह जिद्दी चींटीखोर आखिर कहाँ चला गया? पसोगलाव ने सोचा। ठीक है, मैं बाद में उसे ढूंढूंगा। जैसे ही पसोगलाव अपने हमशक्ल को बुलाने ही वाला था, तभी उन पर एक विशाल छाया मंडरा उठी। पसोगलाव ने अपना सिर उठाया और जब उसने अपने ऊपर एक सुनहरे ड्रैगन को मंडराते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। ड्रैगन के सिर के ऊपर एक छोटा सा इंद्रधनुषी रंग का चींटीखोर घमंड से उन 6 आदमियों को ऐसे देख रहा था मानो वे छोटे छोटे कीड़े हों। पसोगलाव, कासोगोनगा, B1 और B2, छोटे मोटे दुश्मनों को तुम लोग संभाल लो, विलियम ने आदेश दिया। इन्हें मारना मत, समझे? ठीक है। इयान, शिफॉन का ध्यान रखना। विलियम ने अपनी लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। बिना कुछ कहे उसने जमीन पर पैर पटका और बैंगनी बालों वाले आदमी के ठीक बगल में प्रकट हो गया। विलियम के प्रतिद्वंदी का नाम ऑगस्टस था। वह एक दानव भाड़े का सैनिक था जिसे दानव महाद्वीप के एक उच्च पदस्थ रईस ने यह सुनिश्चित करने के लिए किराए पर लिया था कि शिफॉन क्रेटोर साम्राज्य में दयनीय जीवन व्यतीत करे। वह और उसके साथी शिफॉन का अवलोकन करने और अपने नियोक्ता को रिपोर्ट भेजने के लिए महीने में 2 बार सिल्वरविंड अकादमी जाते थे। ऑगस्टस को यह मिशन बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि यह करना बेहद आसान था और इसमें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। वह किसी छोटी लड़की को तंग करना ज्यादा पसंद करता था, बजाय इसके कि दानव महाद्वीप में खतरनाक मिशनों का सामना करे जहां मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका यह आसान सा मिशन ऐसी कठिनाइयों में फंस जाएगा जिसके कारण उन्हें अपनी टूटी हुई बांह को ठीक करने के लिए एक बहुमूल्य औषधि बर्बाद करनी पड़ेगी। दोनों के बीच कई बार झड़प हुई। दोनों एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही एक दूसरे पर इतने घातक प्रहार कर रहे थे कि कमजोर प्रतिद्वंद्वी की पल भर में मौत हो सकती थी। कुछ ही देर में ऑगस्टस ने महसूस किया कि लाल बालों वाला किशोर उसे पीछे धकेल रहा था और उसे ऐसे देख रहा था मानो वह चलता फिरता मुर्दा हो। ऑगस्टस ने अपनी आभा को अपने हथियार में समाहित कर लिया ताकि वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करके उस परेशान करने वाले हाफ एल्फ को नष्ट कर सके। विलियम हमले से बचने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसे पूरी ताकत से मारने के लिए एक क्षण यूं ही नहीं चुना था। इयान और शिफॉन ठीक उसके पीछे थे। अगर वह ऑगस्टस के हमले से बच भी जाता तो वह हमला उसके पीछे खड़े दोनों लोगों को लग जाता। विलियम जानता था कि अगर दोनों लड़कियां बच भी जाती तो भी उसके प्रतिद्वंदी के हमले की ताकत के कारण उन्हें गंभीर चोटें आती। आग लगाओ, ऑगस्टस दहाड़ा। ब्लेज फ्यूरी।
विलियम ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने सामने एक चांदी की ढाल प्रकट की। उसके दाहिने हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी गायब हो गई और उसकी जगह सोलेल आ गई। इस समय विलियम ने सन नाइट जॉब क्लास को सुसज्जित कर रखा था, जो ज्वाला आधारित हमलों के खिलाफ अपने बहुत उच्च प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। ऑगस्टस के हमले के दौरान विलियम की ढाल से टकराते ही उसके पैर जमीन पर फिसल गए। आग की लपटों ने उनके आसपास के फूलों को प्रज्वलित कर दिया था, जिससे पूरा वातावरण नरक की आग में तब्दील हो गया था। हमले के शुरू होते ही इयान ने शिफॉन को कसकर पकड़ रखा था और अपने शरीर को ढाल बनाकर उस भयंकर ज्वाला से लड़की की रक्षा कर रहा था, मानो उसमें स्वयं जीवन समाहित हो। विलियम ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सोलेल को अपने हाथ में चमकते हुए देखा। पौराणिक हथियार ने शक्ति के स्रोत के रूप में ज्वालाओं को लालचपूर्वक अवशोषित कर लिया। कुछ क्षण बाद भयंकर आग पूरी तरह से बुझ गई और विलियम के हाथ में मौजूद भाला गहरे लाल रंग का हो गया। विलियम ने अकादमी के अंदर सोलेल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि कुछ छात्र उस विनाश में शामिल हो सकते हैं जिसे सोलेल अंजाम देने में सक्षम था। अपनी योजना विफल होने पर ऑगस्टस ने जीभ चटकाए। फिर उसने लाल बालों वाले किशोर से जल्दी से दूरी बना ली और अपने भंडारण वलय से 7वें चक्र का एक स्क्रॉल निकालकर हमला करने की तैयारी की। हालांकि वह इस स्क्रॉल का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत महंगा था। हालांकि विलियम ने उसे इतना क्रोधित कर दिया था कि उसने न केवल उस किशोर की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालने का फैसला किया, बल्कि शिफॉन और इयान की आत्माओं के साथ उसे भी खा जाने का फैसला किया। तेरी आत्माएं मेरी हैं। ऑगस्टस ने अपने हाथ में मौजूद स्क्रॉल को सक्रिय किया। आत्मा भक्षक भाड़े के सैनिकों के समूह का सरदार जानता था कि एक बार अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के बाद वह बदतमीज लड़का और उसके दोस्त मारे जाने ही वाले थे। हालांकि शिफॉन का भी मरना दुखद था, लेकिन ऑगस्टस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस अपने सामने खड़े लड़के को मारना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अध्याय 545 आपकी बेटी का प्रेमी एक अच्छा इंसान है। 7वें घेरे का मंत्र इस तरह से बनाया गया था कि यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा को अपने वश में कर लेता था। ऑगस्टस के सामने एक 7 मीटर लंबा आकाशीय कृमि प्रकट हुआ। फिर उसने अपना मुंह खोला और लालच से अपने सामने खड़े तीनों किशोरों की आत्माओं को सोखने लगा। जब सोल डेवोरस किल इयान के शरीर से गुजरी तो इयान ने अपने आध्यात्मिक जगत को कांपते हुए महसूस किया। उसने अपना आधा दिल विलियम को दे दिया था, इसलिए उसके आध्यात्मिक जगत की सुरक्षा भी आधी हो गई थी। हालांकि उसमें आत्मा के हमलों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता थी, लेकिन 7वें चक्र का मंत्र कोई मामूली बात नहीं थी। विलियम अपने लाइफ मेज जॉब क्लास का उपयोग करके एस्ट्रल वर्म को नष्ट करने ही वाला था कि तभी हवा में एक दृढ़ निश्चय भरी चीख गूंज उठी। न नहीं, शिफॉन चिल्लाए, मैं तुम्हें अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। शिफॉन इयान के सामने खड़ी थी, जो पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपना मुंह जितना हो सके उतना चौड़ा खोला। उसी क्षण उसके आसपास की हवा कांप उठी और एक शक्तिशाली खिंचाव बल एस्ट्रल वर्म की विनाशकारी शक्ति से टकरा गया। तभी कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। एस्ट्रल वर्म का प्रेत भय से चीख उठा, क्योंकि एक शक्तिशाली बल उसके शरीर को छोटी बच्ची की ओर खींच रहा था। यह दृश्य देखकर विलियम को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि शिफॉन क्या कर सकती है। उसने मन ही मन हंसते हुए ऑगस्टस को बुरी तरह से पीटने के लिए उस पर झपट्टा मारा। जब भक्षकों की लड़ाई की बात आती थी तो वह शिफॉन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। लालच के पाप को खाने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देना, वे जरूर पागल हो गए होंगे। जैसा कि विलियम को उम्मीद थी, एस्ट्रल वर्म को गुलाबी बालों वाली लड़की के छोटे से मुंह ने तब तक चूस लिया जब तक कि उसका कुछ भी शेष नहीं रह गया। ऑगस्टस को इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए विलियम के मुक्के को रोकने के लिए उसने अपना बचाव करने में 1 सेकंड की देरी कर दी, जो सीधे उसकी छाती की ओर आ रहा था। विलियम की मुट्ठी ऑगस्ट की छाती पर पड़ी और जोरदार प्रहार से वह जमीन पर गिर पड़ा। विलियम का ये प्रहार साधारण नहीं था, बल्कि ऐसा प्रहार था जिसे उसने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। उसने मोन्क स्किल ओवरवेमिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड सेंट के शिष्य और रेबेका पर मोहित घमंडी रईस को हराया था। योजक चिन्ह जबरदस्त हमला। इसे अनलॉक करने के लिए 5 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। दिन में एक बार आप अपनी पूरी ताकत से बिना हथियार के एक जोरदार प्रहार कर सकते हैं। पहुंचाया गया नुकसान आपकी ताकत के गुणक को 20 से गुणा करने के बराबर है। योजक चिन्ह विलियम का हमला इतना जोरदार था कि ऑगस्टस के शव के स्थान पर 7 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया।
बैंगनी बालों वाले उस व्यक्ति की आंखें अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं और उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। आधे एल्फ ने थोड़ा पीछे हटकर यह सुनिश्चित किया कि दानव की मृत्यु न हो जाए, क्योंकि वह उसे धीरे धीरे यातना देने की योजना बना रहा था। विलियम ने यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि बाकी लोग कैसे हैं, और उसने देखा कि कासोगोनगा और सोगलाव 6 सदस्यीय समूह में अंतिम होश में बचे भाड़े के सैनिक के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे। इयान और शिफॉन दोनों को कोई चोट नहीं आई थी, और वे इस समय ऑगस्टस को देख रहे थे, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। विलियम मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए छोटी बच्ची की ओर चल पड़ा। तुमने अच्छा किया, विलियम ने शिफॉन के सिर पर थपथपाते हुए कहा। फिर उसने अपना ध्यान इयान की ओर मोड़ा, जो शिफॉन के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण जमीन पर पड़े अधमरे आदमी को लात मारने के लिए बेताब लग रहा था। तुम भी, इयान। शिफॉन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। विलियम ने इयान को अपने करीब खींच लिया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में उसे तड़पाने दूंगा, लेकिन उसे तुम्हें चोट पहुंचाने का 100 गुना बदला जरूर लेना। इयान ने विलियम को एक बेहद दुर्लभ, शैतानी मुस्कान दी जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती थी। इससे साफ पता चलता था कि उसकी जलपरी प्रेमिका उस आदमी से कितनी नाराज थी जो बगीचे में उनकी शांतिपूर्ण सैर में खलल डालने आया था। जब विलियम ये सोच रहा था कि 6 बेहोश आदमियों को अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र में कैसे तस्करी करके ले जाया जाए, तभी सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक कुछ प्रोफेसरों के साथ बगीचे में पहुंचे। विलियम की लड़ाई में हुए नुकसान को देखकर गिलबर्ट ने आह भरी। गार्डन उनकी अकादमी के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक था, हालांकि इसका आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो चुका था और जलकर राख हो गया था। तुम्हारे मन में क्या है, नौजवान? गिलबर्ट ने विलियम की ओर देखते हुए पूछा। उसे उस आधे एल्फ के लंबे कानों को तब तक खींचने की तीव्र इच्छा हो रही थी जब तक कि वह किशोर दर्द से चीख न उठे। तुम्हें काफी देर लग गई, विलियम ने लापरवाही भरे लहजे में जवाब दिया। विलियम के जवाब पर गिलबर्ट कुछ भी कहने में असमर्थ था। उसे कुछ दिन पहले ही उन 6 भाड़े के सैनिकों के बारे में पता चला था जो अकादमी में शिफॉन की जीवनशैली की नियमित जांच करने आए थे। जीवनशैली की यह जांच 1 साल से भी अधिक समय से चल रही थी, और प्रधानाध्यापक ने दानव महाद्वीप के साथ क्रेटोर साम्राज्य के समझौते के कारण इस पर आंखें मूंद ली थीं। विलियम ने गुस्से से गुर्राते हुए पानी का कोड़ा मंगवाया और ऑगस्टस और उसके आदमियों के शरीर को बांध दिया। वह उन्हें घसीटकर ले जाने ही वाला था कि गिलबर्ट ने बीच में आकर उसे रोक दिया। अब हम आगे का काम संभालेंगे, गिलबर्ट ने दृढ़ता से कहा। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? विलियम ने पलटकर पूछा। उसने समय बिताने के लिए यह सवाल पूछा ताकि सिस्टम उन 6 आदमियों पर कुछ ट्रैकर लगा सके, जिससे हाफ एल्फ बाद में उनका पीछा कर सके। मेजबान, उनके शरीरों पर सफलतापूर्वक ट्रैकर लगा दिए गए हैं। धन्यवाद, विलियम ने उत्तर दिया। उसने 600 गॉड पॉइंट्स खर्च कर दिए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 6 आदमी कहीं भी जाएं, विलियम को ठीक ठीक पता रहे कि वे कहाँ हैं। तुम्हें क्या चाहिए? गिलबर्ट ने चिड़चिड़ाते हुए पूछा। उसे न केवल अकादमी के बगीचे को हुए नुकसान की भरपाई करनी थी, बल्कि उस हाफ एल्फ को रिश्वत भी देनी थी जो उसकी बात नहीं मान रहा था। मैं चाहता हूं कि वे मर जाएं। क्षमा कीजिए, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसके बदले 6 शताब्दी पशु कोर दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उन्हें जीवित रहने दूंगा, विलियम ने प्रस्ताव रखा। गिलबर्ट ने भौहें चढ़ाकर 2 उंगलियां उठाईं। 2 शताब्दी को, विलियम ने सिर हिलाया। इन लोगों ने न केवल आपकी अकादमी के 3 छात्रों को चोट पहुंचाए, बल्कि मेरे 2 पालतू जानवरों को भी डरा दिया। विलियम ने B1 और B2 की ओर इशारा किया, जो उन 6 आदमियों में से 2 के सिर के ऊपर बैठा था। इन कमीनों ने मुझे बुरी तरह डरा दिया, B1 ने गुस्से भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हारी अकादमी पर मानसिक आघात के लिए मुकदमा करूंगा। B2 ने घमंडी अंदाज में अपना सिर उठाया और अपना पंजा ऊपर करते हुए कहा, जरा मेरी छोटी उंगली का पंजा देखो, मैं डर के मारे उसे ऊपर नहीं उठा पा रहा। बूढ़े कमीने, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, वरना मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी। गिलबर्ट को उन दोनों मूर्ख पक्षियों पर आग का गोला फेंककर उन्हें पूरी तरह से भून देने की तीव्र इच्छा हो रही थी। भावनात्मक आघात क्या होता है? क्या आप पिनकी क्लॉ नहीं उठा सकते? अगर किसी को भावनात्मक आघात के कारण किसी पर मुकदमा करने की जरूरत होती, तो वह उसके अलावा कोई और नहीं होता। 3 शताब्दी को, यही मेरा अंतिम प्रस्ताव है, गिलबर्ट ने कहा, और उनकी उंगलियों के सिरों पर लपटें नाच रही थीं। B1 और B2 ने हेडमास्टर की ओर अपशब्दों की बौछार करना बंद नहीं किया था, उन्हें बूढ़ा कमीना और अन्य अश्लील शब्दों से पुकार रहे थे, जिससे गिलबर्ट की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई थी। ठीक है,
विलियम ने बुरे आदमी के भड़कने और उन दोनों बेवकूफों को बुरी तरह से कोसने से पहले ही सहमति जताते हुए कहा, पहले पैसे दो, नहीं तो सौदा नहीं। गिलबर्ट ने अपनी संग्रहण अंगूठी से 3 शताब्दी कोर निकाले और विलियम के हाथों में थमा दिए। हाफ एल्फ ने उन्हें लिया और बीस्ट कोर को अपनी संग्रहण अंगूठी में रख लिया। फिर इयान और शिफॉन का हाथ पकड़कर उन्हें लड़कों के छात्रावास की ओर वापस ले गया। तीनों छात्र बिना कुछ कहे चले गए। सोगलाव और रेनबो बड्स थाउजेंड बीस्ट डोमेन लौट गए, जबकि कासोगोनगा एक बार फिर ड्रैगन के सिर पर सवार हो गया। कासोगोनगा इस समय तृतीय श्रेणी के जीव जंतुओं के समूह का राजा था। इंद्रधनुषी रंग का ये चींटीखोर अकादमी के छात्रों के सभी जादुई जीवों को अपने अनुयायी बनाने के लिए उनका मस्तिष्क परिवर्तन करना चाहता था। योजक चिन्ह। विलियम के दल को जाते देख गिलबर्ट ने आह भरी। फिर उसने गुस्से में आकर होश में आए बंधे हुए आदमियों में से एक को लात मारी। बेचारा आदमी एक बार फिर बेहोश हो गया और उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। इन्हें ले जाओ और ठीक से बंद कर दो, गिलबर्ट ने आदेश दिया। मैं महाराज से मिलने जा रहा हूं। सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक ने अपने कार्यालय लौटते समय उन 6 भाड़े के सैनिकों की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। उन्हें पता था कि एवेक्सियस उनके क्षेत्र से चले जाने के बाद उनसे निपटने की योजना बना रहा था। हालांकि विलियम पहले ही वह काम कर चुका था जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। अगर इस मामले का सही समाधान नहीं हुआ तो क्रेटोर साम्राज्य और दानव महाद्वीप के संबंधों को लेकर कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। योजक चिन्ह। 10,000 देवताओं के मंदिर में कहीं। इर्रोस, लगता है तुम्हारी बेटी का प्रेमी अच्छा इंसान है, एक मोटी देवी ने केक का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। तुम्हें पता है, हालांकि वह मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा दुबला है, लेकिन मुझे उसका व्यक्तित्व पसंद है। लेडी इरोस चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराईं। तभी लालच की देवी एडेफेगिया अचानक उनके महल के सामने प्रकट हुई और पूछा कि क्या वह दोपहर की चाय के लिए अंदर आ सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इरोस ने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वह 10,000 देवताओं के मंदिर में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। कामुकता की देवी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एडेफागिया विलियम के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने आएगी। मोटी देवी उससे व्यक्तिगत सवाल पूछती रही, जैसे कि विलियम को क्या खाना पसंद था या उसके कितने प्रेमी थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसकी अच्छी दोस्त या तो विलियम को अपने स्वाद के अनुसार मोटा करना चाहती थी या अपनी बेटी शिफॉन को उस लड़के पर डोरे डालने में मदद करना चाहती थी। लेडी इरोस अपनी सहेली का पूरा समर्थन करती थी, इसलिए उसने उसकी थोड़ी मदद करने का फैसला किया। शिफॉन विलियम की 9 प्रेमिकाओं में से एक बनेगी या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती थी, वह थी उसकी बेटी की खुशी, जिसकी शक्ति को फिलहाल उस हाफ एल्फ द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिसने एक अन्य उपद्रवी देवी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अध्याय 546। एक ऐसा पाप जिसे सहन करना असहनीय है। शिफॉन इस समय विलियम की गोद में बैठी थी और उसका सिर विलियम के कंधे पर टिका हुआ था। लड़कों के छात्रावास में विलियम के कमरे में लौटने के बाद से ही शिफॉन उसके पास से हटने को तैयार नहीं थी। हाफ एल्फ उससे उन 6 आदमियों के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने फिलहाल इसे टालने का फैसला किया। शिफॉन सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं थी, इसलिए विलियम ने उसके डर के शांत होने तक उसके पास ही रहने का फैसला किया। विलियम के सुरक्षात्मक आलिंगन में होने के बावजूद भी छोटी बच्ची का शरीर समय समय पर कांप उठता था। स्पष्टतः उसे उन 6 भाड़े के सैनिकों के हाथों किसी प्रकार का आघात पहुंचा था जिन्हें उसका जीवन दयनीय बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। चिंता मत करो, विलियम ने कांपती हुई लड़की को अपने आलिंगन में लेकर समझाया। मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं वादा करता हूं। विलियम के वस्त्र को शिफॉन ने कसकर पकड़ रखा था और वह अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी जो मानो फटने ही वाला था। पिछला महीना अकादमी में बिताया गया उसका सबसे खुशनुमा महीना था। वह इतनी खुश थी कि वह भूल ही गई थी कि उसे क्रेटोर साम्राज्य क्यों भेजा गया था और वे भाड़े के सैनिक महीने में 2 बार उससे मिलने क्यों आते थे। बड़े भाई, मुझे डर लग रहा है, शिफॉन ने धीरे से कहा। मुझे डर है कि वे मुझे ले जाएंगे। मैं जाना नहीं चाहती। आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं यहाँ हूँ वे आपको कहीं भी नहीं ले जा सकेंगे, विलियम ने आश्वासन दिया। वास्तव में? हाँ, तो रोना बंद करो। शिफॉन ने राहत की सांस ली और अपने रक्षक पर सिर टिका दिया। न जाने क्यों, उसका दिल कह रहा था कि विलियम अपना वादा जरूर निभाएगा। शायद राहत की भावना और विलियम के आश्वासन के कारण छोटी बच्ची ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों में सो गई। शिफॉन की सांसें सामान्य होने तक विलियम वहीं रुका रहा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि लड़की गहरी नींद में सो रही है, उसने उसे बिस्तर पर लिटाया ताकि वह आराम से सो सके।
उसे लिटाने के बाद हाफ एल्फ जाने ही वाला था कि एक छोटे से हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिफॉन अभी भी सो रही थी, लेकिन विलियम को उसे छोड़कर जाने से रोकने के लिए उसका शरीर अनजाने में हिल रहा था। हाफ एल्फ ने अपनी बाह पर रखे हाथ और बिस्तर पर सो रही लड़की पर एक नजर डाली और मन ही मना भरी। उसकी सांसें अनियमित हो गई थीं और वह जानता था कि अगर वह उससे एक कदम भी दूर गया तो वह फिर से जाग सकती है। B1, B2 अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाओ और कुछ जानकारी इकट्ठा करो। जानकारी किस तरह की होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक कि बेतरतीब चीजें भी ठीक है, विलियम ने आदेश दिया। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम दोनों को एक एक सेंटेनियल कोर दूंगा। विलियम के सिर के ऊपर एक छोटा सा पोर्टल प्रकट हुआ और उसके कमरे के अंदर एक लाल और एक नीली चिड़िया दिखाई दी। आधे एल्फ ने हाथ हिलाया और उसके कमरे की खिड़की खुल गई। दोनों शोर मचाने वाले पक्षी बिना एक शब्द बोले कमरे से बाहर निकल गए क्योंकि उन्होंने देखा कि शिफॉन सो रही थी। हालांकि एंग्रे पक्षी सभी अशिष्ट थे, फिर भी वे अपने मित्रों के प्रति आश्चर्यजनक रूप से विचारशील थे। हाथ के एक और इशारे से विलियम ने खिड़की बंद कर दी और शिफॉन के बगल में लेट गया। उसने छोटी बच्ची को गले लगाकर उसे आश्वस्त किया कि वह कहीं नहीं जा रहा है। विलियम की बांह पकड़े हुए शिफॉन का हाथ ढीला पड़ गया और उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गईं। विलियम ने उसके प्यारे से चेहरे को ढकने वाले बालों की लट को हटाया और उसे ध्यान से देखा। विलियम ने शिफॉन को गले लगाते हुए सोचा, लालच का पाप तुम्हारे लिए सहना शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें फिर कभी भूखा न रहना पड़े। हाँ, देवी लिली से प्राप्त दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए विलियम को विश्वास था कि वह शिफॉन के पाप को उसकी तर्कशक्ति पर हावी होने से रोक सकता है। राजकुमारी सिडोनी का वासना का पाप उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति को मोहित करने में सक्षम था, जिससे वह एक बहुत ही खतरनाक प्राणी बन जाती थी। शिफॉन में लालच का पाप समाहित था। विलियम इस पाप की शक्ति की सीमा से अनजान था। हालांकि युद्ध में जेकिल को केवल अपना मुंह खोलकर सभी एल्फों को निगलते हुए देखने के बाद उस अर्ध एल्फ ने अनुमान लगाया कि शिफॉन का लालच भी इसी तरह काम करता है। विलियम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक समय ऐसा भी था जब दानव महाद्वीप में शिफॉन की शक्ति बेकाबू हो गई थी। उस समय वह उच्च स्तरीय दानवों की एक सभा में थी जो दानव लोक के विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख करती थी। शिफॉन के पिता ने उसे 1 महीने तक भूखा रखा था ताकि वह उसका इस्तेमाल अन्य राक्षसों को बलपूर्वक वश में करने के लिए कर सके। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस छोटी बच्ची की शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उस समय शिफॉन भूख से पागल हो गई थी और अपने आसपास की हर चीज को खाने लगी थी। घर, राक्षस, दानव, यहां तक कि पत्थर और मिट्टी भी उसकी चपेट में आ गए थे। वह एक छोटे से ब्लैक होल में बदल गई थी जो लालच से अपने आसपास की हर चीज को निगल जाती थी। इसी वजह से सभी उच्च श्रेणी के दानवों ने शक्तिशाली मंत्रों से उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश ये मंत्र भी उसी के द्वारा नष्ट हो गए, जिससे उसके पिता और उच्च श्रेणी के दानव असहाय हो गए। 7 घातक पापों में से किसी एक का वध करना वर्जित था। जो कोई भी ऐसा करने का साहस करता, उसके पूरे वंश को उस देवता या देवी के हाथों शाश्वत दंड भोगना पड़ता, जिससे वह मूल पाप संबंधित था। इसी वजह से शिफॉन के पिता और उच्च पदस्थ दानवों ने उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही को रोकने के लिए उसे बेहोश करने के अलावा और कोई प्रयास नहीं किया। एक दिन बीतने के बाद शिफॉन का उत्पात थम गया। भूख मिटने के बाद छोटी बच्ची बेहोश हो गई। उसके बेहोश हो जाने के बाद सभी उच्च पदस्थ दानवों ने उसे सील करने पर सहमति जताई क्योंकि वह बहुत खतरनाक थी। हालांकि शिफॉन के पिता ने एक अलग विचार प्रस्तावित किया। चलो उसे मध्य महाद्वीप भेज देते हैं और मनुष्यों को उससे निपटने देते हैं, शिफॉन के पिता ने सुझाव दिया। यह उनकी सेना को कमजोर करने का एक कारगर तरीका होगा। अगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की तो उनकी भूमि शापित हो जाएगी और यह हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। उनके प्रस्ताव को उच्च पदस्थ राक्षसों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सभी ने शिफॉन को निर्वासित करने के पक्ष में मतदान किया। शिफॉन के पिता ने उसे क्रीटोर साम्राज्य भेज दिया क्योंकि वे जानते थे कि सम्राट लियोनिडास उसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि मानव सम्राट भी मूर्ख नहीं था। शिफॉन को अपनी हिरासत में लेने के बदले में उसने शिफॉन के पिता से उन बहुमूल्य संसाधनों की जबरन वसूली की जो केवल दानव महाद्वीप से ही प्राप्त किए जा सकते थे। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और शिफॉन को क्रीटोर साम्राज्य भेज दिया गया। उच्च पदस्थ दानव समय समय पर भाड़े के सैनिकों को शिफॉन की स्थिति की जांच करने के लिए भेजते थे ताकि यह पता चल सके कि क्या वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। सम्राट लियोनिडास को शिफॉन से अपने साम्राज्य को होने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था और उन्होंने अपने तरीके से उस लड़की की मदद करने की कोशिश की।
विलियम के रसायन शास्त्री गुरु एल्बर्ट शिफॉन को खाद्य गोलियां उपलब्ध कराने के प्रभारी थे। हालांकि उन्हें जल्द ही यह एहसास हो गया कि समय बीतने के साथ साथ खाद्य गोलियों का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। फिलहाल एक गोली शिफॉन की भूख को केवल आधे घंटे के लिए ही शांत कर पा रही थी। हालांकि उसके लिए गोलियां बनाई जा सकती थीं, लेकिन दानव महाद्वीप के सरदारों ने उसकी हालत पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजा था। जब उन्हें पता चला कि गोलियों की मदद से शिफॉन की भूख को काबू में रखा जा रहा है, तो उन्होंने क्रीटोर साम्राज्य और शिफॉन के पिता को एक याचिका भेजी और उसे दानव महाद्वीप में वापस लाने की धमकी दी। ये जानते हुए कि अगर वह लड़की वापस लौटी तो उसे कष्ट सहना पड़ेगा, सम्राट लियोनिडास ने लड़की को दी जाने वाली सभी सहायता बंद करने का फैसला किया और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। बेशक एल्बर्ट कभी कभार चुपके से कुछ गोलियां दे देता था ताकि भूख असहनीय होने पर वह उन्हें खा सके। हालांकि लड़की पर कड़ी निगरानी होने के कारण वह उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता था। योजक चिन्ह, क्या उस लड़के ने उन्हें पीट दिया? सम्राट लियोनिडास ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या उसने उन्हें अच्छे से पीटा? महाराज, यह कोई हंसी की बात नहीं है, गिलबर्ट ने कहा। हमें इन दानव भाड़े के सैनिकों का क्या करना चाहिए? अगर वे दानव महाद्वीप लौट गए तो इसकी खबर फैल जाएगी और वे दंडात्मक अभियान भी भेज सकते हैं। सम्राट लियोनिडास ने अपना फरमान जारी करने से पहले कुछ देर विचार किया। जब वे अपनी चोटों से उबर जाएं, तो उन्हें मुक्त कर दो, सम्राट लियोनिडास ने आदेश दिया। मुझे संदेह है कि विलियम से इतना कष्ट सहने के बाद वे शिफॉन के लिए मुसीबत खड़ी करने की मूर्खता करेंगे। लेकिन शिफॉन के पिता का क्या हुआ? गिलबर्ट ने पूछा। सम्राट लियोनिडास के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जब उन्होंने गिलबर्ट को जवाब बताया। उन्हें बताओ कि जिसने उसके भेजे हुए आदमियों को पीटा है, वह कालकोठरी के विजेता और एल्फों की सिंटनी का पुत्र है, सम्राट लियोनिडास ने उत्तर दिया। मुझे यकीन है कि जैसे ही उसे यह खबर मिलेगी, वह लड़के को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। क्या हम उसे लड़के को पकड़ने देंगे? उसे पकड़ पाओगे? हाँ, संभावना तो है, लेकिन क्या तुम कुछ महत्वपूर्ण भूल रहे हो? गिलबर्ट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ जरूरी बात। अकादमी के प्रधानाध्यापक को वे आभाएं याद आ गईं जो उन्होंने तब महसूस की थी जब विलियम ने निडर होकर सम्राट लियोनिडास का सामना किया था। वह लड़का मुझसे भी नहीं डरता, सम्राट लियोनिडास ने कहा। अगर ऐसा है तो वह शिफॉन के पिता से क्यों डरेगा? मुझे उम्मीद है कि उस निकम्मे पिता को उसके कर्मों का फल मिलेगा। कालकोठरी के विजेता के हाथों अपना एक हाथ गंवाना भी उसके अहंकार के लिए काफी नहीं था। सम्राट लियोनिडास शिफॉन के पिता का चेहरा देखना चाहते थे जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस समय हाफ एल्फ सिर्फ दिखावा कर रहा था। विलियम अमर भूमि में मौजूद असंख्य मरे हुओं की मदद नहीं मांग सकता था जब तक कि वह लाखों की संख्या में नरसंहार करने वाला न हो। मलाकाय कोई चैरिटी संस्था नहीं चला रहे थे। उसके बंधनों से मुक्त होने में अब केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय बचा था। जब ऐसा होगा तो वह एक बार फिर हेस्टिया की भूमि पर कदम रखेगा, एक ऐसी भूमि जिसे उसने हजारों वर्षों से नहीं देखा था। अध्याय 547, लुप्त हुए सरदार का तहखाना। विलियम के निर्देशानुसार B1 और B2 ने अकादमी के अंदर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो जानकारी जुटाई उसमें से अधिकांश जानकारी गार्डन में हुए युद्ध के बारे में थी। ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि अकादमी पर हमला हुआ है और प्रधानाध्यापक इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षी जानते थे कि विलियम को ये जानकारी नहीं चाहिए, इसलिए वे हर तरह की गपशप पर नजर रखे हुए थे, चाहे वह विश्वसनीय हो या न हो। यार, ये बेवकूफ, मुझे इन्हें अकादमी में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। सिल्वरविंड अकादमी के गार्ड कैप्टन यूमेन ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजाया। जब भी ये कमीने यहाँ आते हैं, मेरा मन करता है कि इनके मुंह पर घूंसा मार दूं। बाकी पहरेदारों ने सहमति में सिर हिलाया। इससे पहले जब उन्होंने विलियम और उसके बुलाए हुए राक्षसों को भाड़े के सैनिकों को पीटते देखा, तो वे भी लड़ाई में शामिल होकर उन कमीनों को सबक सिखाना चाहते थे। हालांकि वे हस्तक्षेप न करने के लिए बाध्य थे क्योंकि यह सम्राट का आदेश था। यह एक विवाद का विषय बन जाता, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। कैप्टन, सकारात्मक पक्ष देखिए, यूमेन के एक भरोसेमंद अधीनस्थ ने टिप्पणी की। मुझे संदेह है कि उस एक तरफा हार के बाद उनमें यहां वापस आने की हिम्मत होगी। यूमान ने नाक सिकोड़ी क्योंकि वह जानता था कि मामला इतना सरल नहीं था। भले ही वे वापस न आए, दूसरी तरफ से और लोग भेजे जाएंगे। इस बार ये भाड़े के गुंडे पहले वाले दल से कहीं ज्यादा ताकतवर और क्रूर होंगे। B1 ने इस उम्मीद में इंतजार किया कि शायद यूमान कुछ और कहेंगे, लेकिन आधा घंटा बीत गया और शिफॉन के बारे में आगे कोई चर्चा नहीं हुई।
दूसरी ओर बी2 कासुगोनागा से मिलने गया और उससे मदद मांगी। वे कमीने, कासुगोनागा ने शाप दिया। इंद्रधनुषी पक्षियों के प्रभाव के कारण आकाश के देवता समय समय पर शाप देते थे, खासकर जब वे उनके आसपास होते थे। चिंता मत करो बी2, मैं अपने सेवकों से पूछूंगा और बाद में खबर साझा करूंगा। बी2 ने सिर हिलाया और उड़ गया। उसे अभी भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसने उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां कई छात्र उनकी बातचीत सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। योजक चिन्ह। इसी बीच सिल्वरविंड अकादमी के औषधालय में तुम शिफॉन को देख चुके हो, गिलबर्ट ने उन 6 भाड़े के सैनिकों की ओर देखते हुए कहा जिनका उनके स्कूल के पुजारियों ने उपचार किया था। अब यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुमसे तुम्हारे द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने को कहूं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि इसका अंजाम आपके लिए अच्छा होगा? भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता डिकी ने व्यंग्य करते हुए कहा। अगर मेरे मालिक को इसके बारे में पता चला तो वह चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, गिलबर्ट सहमत हुआ। मेरा मतलब है, अगर मुझे पता चले कि मैंने जिस भाड़े के सैनिकों के समूह को काम पर रखा था उसे एक किशोर ने बुरी तरह पीट दिया तो शायद मैं गुस्से से आग बबूला हो जाऊंगा। कौन जाने, मैं तुम्हें मौके पर ही जान से भी मार सकता हूं, क्योंकि तुम नासमझ हो। डिकी सहम गया क्योंकि ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक थी। उनका मालिक बहुत समझदार व्यक्ति नहीं था और एक बार जब वह गुस्सा हो जाता था तो बड़े बड़े लोगों की नौकरी जाने लगती थी। दरअसल मैं अभी उसे पत्र लिखने ही वाला था, गिलबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जानकारी उसे दूंगा। मैं उससे आपके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई भी मांगूंगा। क्या आपको नहीं पता कि यह उद्यान हमारी अकादमी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है? अब जब इसका आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है तो इसे पहले जैसा सुंदर बनाने में काफी समय लगेगा। अंदाजा लगाए, इसमें बहुत बड़ी रकम खर्च होगी। मुझे यकीन है कि जब आपके मालिक मेरा पत्र पढ़ेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। डिकी को चिंता होने लगी थी। अगर उनके समूह की असफलता की खबर फैल गई तो वे निश्चित रूप से दानव महाद्वीप में भगोड़े बन जाएंगे और अपने मालिक के प्रकोप से बचने के लिए मध्य महाद्वीप में रहने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह ऐसी चीज थी जिसे उन्हें हर कीमत पर रोकना था। डिकी ने गला साफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। क्यों न हम दोनों समझौता कर लें? हम समझौता? गिलबर्ट ने सवाल किया। क्या आप मुझे नुकसान की भरपाई करेंगे? नहीं, लेकिन मेरे पास एक बेहतर विचार है। डिकी समझ गया था कि बातचीत में वह नुकसान में है। भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता जानता था कि अगर उसने प्रधानाध्यापक का मुंह बंद रखने का कोई उपाय नहीं निकाला तो भविष्य में उसके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। कैसा रहेगा, मैं तुम्हें ये स्क्रॉल दे देता हूं जो मैंने चुराया था, गलती से उठा लिया था। डिकी ने अपनी स्टोरेज रिंग से स्क्रॉल निकालते हुए कहा। एक व्यापारी इसे ले जा रहा था और यह एक कीमती वस्तु प्रतीत होती थी। मैं इसे नीलामी में बेचने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि प्रधानाध्यापक और मैं अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं इसका उपयोग तुम्हारी अकादमी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करूंगा। इतना ही नहीं, मैं ये भी रिपोर्ट करूंगा कि शिफॉन पिछली बार जब मैंने उसे देखा था उससे भी ज्यादा दुखी है। मैं क्रेटोर साम्राज्य में हर बार जाने पर अपने मालिक को इसी तरह की रिपोर्ट देता रहूंगा। कैसा रहेगा? गिलबर्ट ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। अगर वह मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेता तो उसे और सम्राट लियोनिडास को डिकी के मालिक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही डिकी के पास मौजूद उस पांडुलिपि के बारे में भी उसे बहुत जिज्ञासा थी। चूंकि इस सौदे में उसका कुछ भी नुकसान नहीं था, इसलिए उसने अनिच्छा से भाड़े के सैनिक नेता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, गिलबर्ट ने डिकी को इशारा किया कि वह उसे दस्तावेज सौंप दे। मैं समझौता करूंगा, लेकिन पहले हम आत्मा का अनुबंध करेंगे। आप चाहो इस पर अपने खून से हस्ताक्षर करेंगे। क्या सौदा पक्का है? बिल्कुल, डिकी ने तुरंत जवाब दिया। उसे डर था कि गिलबर्ट अपना मन बदल लेगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे दस्तावेज दे दिया और प्रधानाध्यापक के अनुबंध का मसौदा पूरा करने का इंतजार करने लगा। हालांकि नीलामी में बेचने की योजना बना रहा उसका एक प्राचीन ग्रंथ खो गया, फिर भी उसके लिए अपनी जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसका मालिक असफलता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। सभी 6 भाड़े के सैनिकों द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वे जल्दबाजी में अकादमी छोड़कर दानव महाद्वीप लौट गए। डिकी ने विलियम की आंखों में हत्या का स्पष्ट इरादा देखा था और वह जानता था कि लड़का गंभीर था। इसीलिए उसने अकादमी में ज्यादा देर रुकने की जहमत नहीं उठाई, कहीं ऐसा न हो कि आधा एल्फ उनके दरवाजे पर दस्तक दे दे।
गिलबर्ट ने गार्डों को भाड़े के सैनिकों को अकादमी से बाहर तक सुरक्षित ले जाने के लिए कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रास्ते में कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न करें। आखिरकार सब कुछ अच्छे से सुलझ गया। गिलबर्ट ने सोफे पर बैठते हुए आह भरी। कसम से, वो विलियम नाम का बदमाश मेरी जान ले लेगा। सिल्वरएंड अकादमी के प्रधानाध्यापक ने डिकी द्वारा दिए गए पत्र को खोलने से पहले असहायता से अपना सिर हिलाया। वह एक भाषाविद थे और उन्होंने हेस्टिया की दुनिया की लगभग सभी भाषाओं का अध्ययन किया था, जिसमें प्रथमजात की प्राचीन भाषा भी शामिल थी। प्रथमवंशी लोग इस दुनिया के आरंभिक अस्तित्व के समय इसके पहले निवासी थे। वे एक प्राचीन जाति थे जिनके बारे में कहा जाता है कि देवताओं के युग में वे विलुप्त हो गए थे क्योंकि उनकी अद्वितीय क्षमताओं के कारण अन्य जातियों द्वारा उनका शिकार किया गया था। गिलबर्ट ने मेज पर रखी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। हालांकि स्क्रॉल के सबसे ऊपर की पहली पंक्तियां पढ़ते ही उसने तुरंत प्याला थूक दिया। लुप्त सरदार का तहखाना। प्रधानाध्यापक का हाथ कांप रहा था क्योंकि वह लुप्त हुए सरदार की पृष्ठभूमि जानता था। वह प्रथमवंशियों का शासक था और कहा जाता था कि उसके पास एक अविश्वसनीय खजाना था जो देवताओं की शक्ति को टक्कर दे सकता था। गिलबर्ट ने अपना पूरा जीवन लुप्त हो चुके सरदार के तहखाने को खोजने के लिए समर्पित कर दिया था, जहां प्रथमजात वंश के अमूल्य खजाने को रखा गया था। ये सोचकर ही मुझे इसका पता इस तरह चला। किस्मत सचमुच बड़ी बेवफा है, गिलबर्ट ने पत्र पढ़ते हुए बुदबुदाया। 5 मिनट बाद अकादमी के प्रधानाध्यापक ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। धत्तेरे की, ये बेबीलोन की 51वीं मंजिल पर ही क्यों होना चाहिए? गिलबर्ट ने गुस्से में बड़बड़ाया। तो इसलिए इतने सालों बाद भी इसे किसी ने नहीं खोजा। ये तो यहीं पर है। अकादमी के प्रधानाध्यापक 10 मिनट तक लगातार कोसते रहे, फिर जाकर शांत हुए। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने बाएं हाथ की हथेली को उस पांडुलिपि पर रखा। कुछ ही क्षणों में प्रकाश की एक तेज चमक ने कमरे को सफेद रोशनी से ढक दिया। गिलबर्ट ने अपनी अनूठी क्षमता का उपयोग करते हुए उस स्क्रॉल की एक सटीक प्रतिकृति बनाई जो उसे उस खजाने तक ले जाएगी जिसकी वह जीवन भर खोज करता रहा था। प्रधानाध्यापक एक प्रति से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उस पांडुलिपि की 12 सटीक प्रतियां तैयार करवाईं और पाठ का हेस्टिया की दुनिया में प्रचलित भाषा में अनुवाद किया ताकि वे उन लोगों की तलाश कर सके जो उस स्थान को चुनौती देने का साहस करे जहां से आज तक कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा था। अध्याय 548, जड़ से उखाड़ फेंको। विश्व अंत का तूफान। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, एशे ने कहा जब उसने विलियम को एक हुड वाला चोला पहने देखा जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। वह जानती थी कि उसका प्रेमी कहाँ जा रहा है और वह हर कीमत पर उसके साथ जाने का इरादा रखती थी। ठीक है, विलियम ने अपनी हत्या की वर्दी को ठीक करते हुए जवाब दिया। सिस्टम द्वारा डिकी और उसके अधीनस्थों पर लगाए गए ट्रैकर्स की बदौलत वह भाड़े के सैनिकों के नेता और सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक के बीच की बातचीत को देख और सुन सका। हालांकि भाड़े के सैनिकों के नेता ने अपने नियोक्ता को ये रिपोर्ट करने पर सहमति जताई थी कि अकादमी में शिफॉन का जीवन हमेशा की तरह ही चल रहा है, लेकिन उसका उन्हें इतनी आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। विलियम एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यापक दृष्टिकोण रख सकता था, इसलिए वह ये भी समझता था कि यदि भाड़े के सैनिक वास्तव में अनुबंध में किए गए वादे को पूरा करते हैं तो शिफॉन को अब अपने पिता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी जो दानव महाद्वीप पर थे। हाफ एल्फ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शिफॉन का पिता कौन है, क्योंकि उसकी नज़र में उसका पिता एक नीच इंसान था। विलियम ने तो यहाँ तक कसम खा ली थी कि अगर कभी भविष्य में उससे मुलाकात हुई तो वह उसे खूब पीटेगा। आधा एल्फ अपने पिछले जन्म में अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे और न ही उसे परिवार का मतलब पता था। अनाथालय के निदेशक ने बताया कि उसे उनके दरवाजे पर छोड़ दिया गया था और उसके लिए उनके पास केवल एक कढ़ाई वाला रूमाल था जिस पर उसका नाम लिखा था, विलियम। इसी वजह से उसके मन में उन लोगों के प्रति द्वेष पैदा हो गया था जो अपने बच्चों को बोझ समझकर उन्हें छोड़ देते थे। विलियम ऐसा व्यक्ति था जो इन लोगों को माफ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने शिफॉन की रक्षा के लिए अपने सबसे उपयुक्त तरीके से कार्रवाई करने की योजना बनाई। चलो चलते हैं, विलियम ने अपने कमरे की खिड़की खोलते हुए कहा। एशे ने सिर हिलाया और विलियम में विलीन हो गई। काफी समय हो गया था जब उन दोनों ने मिलकर लड़ने के लिए फैमिलिया की क्षमता को सक्रिय किया था। विलियम के कमरे से गायब होने से पहले बिजली की लपटें उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। योजक चिन्ह। बॉस, क्या हम सचमुच उस बच्चे को जाने देंगे? डिकी के एक अधीनस्थ ने शिकायत की। मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, बॉस। मेरा उस बच्चे को जान से मारने का बहुत मन कर रहा है। बॉस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों न हम चुपके से अकादमी में घुसकर उस बदमाश को सोते समय मार डालें?
मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अकादमी की सुरक्षा को भेद कर अंदर घुस सकते हैं। चुप रहो, डिकी चिल्लाया। रोना बंद करो और जल्दी करो। हमें आधी रात से पहले अगले शहर पहुंचना है। हालांकि वे अपनी यात्रा को तेज करने के लिए टेलीपोर्ट गेट का उपयोग कर सकते थे, लेकिन क्रेटोस साम्राज्य में रहते हुए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। जब भी वे दानव महाद्वीप से क्रेटोस साम्राज्य में आते थे तो उन्हें मानव शहरों से दूर एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। सम्राट लियोनिडास ने शिफोन को अपने क्षेत्र में रहने की अनुमति देते समय इसी समझौते पर सहमति जताई थी। बॉस, मुझे उस बच्चे से निपटने का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं भाई, चलो वापस चलते हैं। अगर हम जल्दी करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में अकादमी पहुंच सकते हैं। डिकी अपने साथियों की मूर्खता पर उन्हें थप्पड़ मारना चाहता था। वह उनके समूह में सबसे बलवान था और वही था जिसने उस लड़के से लड़ाई लड़ी थी। उस छोटी सी लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि वह लड़का उससे कहीं अधिक बलवान था। इसीलिए उसने अपने अंतिम हमले के साथ साथ अपने सोल डेवोरिंग स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया और क्रेटोस साम्राज्य को एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राप्त करने से रोक दिया। नोट: उसे नहीं पता था कि विलियम क्रेटोस साम्राज्य से नहीं था। जब वह कुछ करने ही वाला था और उन मूर्खों को उनकी औकात दिखाने ही वाला था, तभी आकाश में गरज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड बाद बिजली की एक लकीर उनसे कुछ मीटर दूर गिरी। तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए अकादमी वापस जाने की जरूरत नहीं है, विलियम ने कहा, और उसके पूरे शरीर पर बिजली की चिंगारियां चमक उठीं। मैं तुम सभी के लिए आया हूं। हा, एकदम सही। डिकी के एक अधीनस्थ ने युद्ध कुल्हाड़ी निकाली। तुमने हमें मुसीबत से बचा लिया। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। उस व्यक्ति ने विलियम को 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से उस पर हमला किया। वह युद्ध क्षेत्र का एक अनुभवी योद्धा था और उसने पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि विलियम केवल प्लेटिनम रैंक के शिखर पर ही था। वह एडमेंटियम रैंक के मध्य चरण में था, जो उस लड़के से 2 स्तर ऊपर था। शक्ति में इतना बड़ा अंतर होने पर वह भला एक ऐसे किशोर से कैसे हार सकता था जो अभी भी अकादमी में पढ़ रहा था। विलियम पर हमला करने का फैसला सिर्फ कुल्हाड़ी चलाने वाले ने ही नहीं किया था। डिकी को छोड़कर बाकी सभी भाड़े के सैनिक भी यह सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ शामिल हो गए कि उनका शिकार भाग न सके। एक सीट ब्रेक, विलियम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बुदबुदाया। उसने वह कौशल सक्रिय कर लिया था जिससे उसकी सभी इंद्रियां 10 गुना तेज हो जाती थीं। मूर्खों, क्या तुम गुस्से में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला? वह बिजली का इस्तेमाल करने वाला है, डिकी चिल्लाया, और उसने भी अपने साथियों की मदद के लिए अपना हथियार निकाल लिया। सिर्फ इसलिए उसे कम मत समझो क्योंकि उसका पद हमसे कम है। डिकी के अधीनस्थ कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज करने के बाद होश आया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विलियम की हथेली के बीचों बीच बिजली और आग से बनी एक गेंद भंवर की तरह घूम रही थी। थंडर ब्लेज। विलियम ने अपना जादुई हमला किया और कुल्हाड़ी चलाने वाले को हवा में उड़ा दिया। जले हुए मांस की गंध हवा में फैल गई और विलियम की आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक उठीं। अपने एक लक्ष्य को निष्क्रिय करने के बाद हाफ एल्फ ने अपना पैर जमीन पर पटका और हवा में ऊंची छलांग लगाई। बर्फ की दुनिया। बर्फ के टुकड़े जमीन से फूटकर निकले और भाड़े के सैनिकों को तेज धार वाले बर्फ के टुकड़ों से भरे एक गुंबद में फंसा लिया। ये बर्फ के टुकड़े हवा में उछलते और टूटकर बिखर जाते। हर टुकड़ा इतना नुकीला था कि किसी व्यक्ति के शरीर का अंत काट सकता था, और विलियम ने भाड़े के सैनिकों को बर्फ के टुकड़ों से बने एक कत्लखाने में फंसा दिया था। हालांकि यह हमला विलियम की पसंदीदा चालों में से एक था, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी भी अपने आप में अनुभवी खिलाड़ी थे। भाड़े के सैनिकों ने विलियम द्वारा उन्हें रोके रखने के प्रयास को विफल करने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जिस बर्फ को नष्ट किया था वह तेजी से पुनर्जीवित हो गई। भाड़े के सैनिकों को लगा कि वे सिर्फ एक व्यक्ति से लड़ रहे हैं, लेकिन वे गलत थे। इस समय एशिया विलियम के साथ विलीन हो चुकी थी और वह आइस मेज के अंतिम जॉब क्लास आइस मोनार्क से लैस थी। विलियम वर्तमान में एलिमेंटल लॉर्ड जॉब क्लास का उपयोग कर रहा था, जो उसे हवा, पानी, आग, पृथ्वी और बिजली की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता था। उस अर्ध हेल्फ ने अपने दोनों हाथों में 5 तत्वों को एकत्रित किया और उन्हें आपस में मिला दिया। ये पहली बार था जब वह वास्तविक युद्ध में इस हमले का उपयोग करने जा रहा था। इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी यह विनाशकारी थी। आइसिकल डोमेन का उद्देश्य केवल कुछ समय खरीदना था, जब तक कि विलियम ने 5 तत्वों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा मंत्र न बना लिया हो जिसे उसने अचानक ही बना लिया था। उन्मूलन करो। विलियम ने दहाड़ते हुए अपने हाथों में मौजूद इंद्रधनुषी रंग की प्रकाश की गेंद को फेंक दिया।
विश्व अंत का तूफान। तेज रोशनी की एक चमक ने अंधेरी रात को रोशन कर दिया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। अकादमी परिसर में गश्त कर रहे गिलबर्ट ने दूर से एक चमकदार रोशनी देखी और सहज रूप से महसूस किया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो बेवकूफ बच्चा। गिलबर्ट ने तुरंत एक विशाल उल्लू को बुलाया और तेजी से रोशनी की दिशा में चल पड़ा। उसे डर था कि अगर वह एक पल भी देर से पहुंचा तो उसे वहां केवल उन भाड़े के सैनिकों की राखी मिलेगी जो कुछ ही घंटे पहले उसकी अकादमी छोड़कर चले गए थे। अध्याय 549। इसे खाने के बाद मुझे एक दिन तक भूख नहीं लगती। विलियम के जादू के बाद के हालात देखकर ऐश के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। ये पहली बार था जब उसने अपने प्रेमी को ये जादू करते देखा था और इसका असर। बस इतना ही? एशे ने पूछा। उस जादू से बस एक तेज रोशनी चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ। विलियम ने हल्के से खांसा और फिर घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। बिल्कुल मेरी योजना के अनुसार, विलियम ने जवाब दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐश की धुंधली छवि ने विलियम के कानों को थोड़ा झकझोर दिया क्योंकि वह किसी ऐसी चीज के बारे में शेखी बघार रहा था जिसके बारे में शेखी बघारने लायक कुछ नहीं था। विलियम ने अभी तक वर्ल्ड एंड टेम्पेस्ट को पूरी तरह से विकसित नहीं किया था और ज्यादा से ज्यादा ये केवल एक शानदार प्रभाव वाला एक अति आकर्षक फ्लैश ग्रेनेड ही था। क्या ये ठीक नहीं है? आखिरकार तो लक्ष्य निष्क्रिय हो ही गए, विलियम ने जोर देकर कहा। वैसे भी मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। शिफॉन के साथ उन्होंने जो किया उसके लिए मैं अब भी उन्हें सबक सिखाने के लिए बेताब हूं। इससे पहले कि एशे कुछ कह पाता, हाफ एल्फ ने हवा का एक झोंका बुलाया और भाड़े के सैनिकों को पोर्टल के अंदर फेंक दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि सभी 6 सैनिक मौजूद हैं और फिर पूछताछ करने के लिए 1020 डोमेन में प्रवेश किया। योजक चिन्ह। डिकी की नींद तब खुली जब उसके शरीर पर बर्फीला ठंडा पानी छिड़का गया। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले एक अर्धएल्फ को कुर्सी पर एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठे देखा। भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता ने विलियम को तुरंत पहचान लिया क्योंकि कुछ ही समय पहले वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे। डिकी उठने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर एडमेंटियम की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, जिससे वह किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उसने अपने आसपास नजर घुमाए और पाया कि उसके अधीनस्थ भी उसी तरह बंधे हुए हैं। लेकिन जिस चीज ने उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया वह थे उसके आदमियों के पीछे खड़े 100 से अधिक एल्फ जैसे मरे हुए लोग जिनके हथियार तैयार थे। ऐसा लग रहा था मानो वे विलियम के आदेश का इंतजार कर रहे हों ताकि उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर सकें। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें नहीं मारूंगा, कम से कम अभी तो नहीं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए, विलियम ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। आप चाहें तो जवाब न दें, लेकिन अगर आप चोट नहीं खाना चाहते तो मैं आपको सहयोग करने की सलाह दूंगा। अगर यह अकादमी में हमारे द्वारा किए गए उत्पीड़न का नतीजा है तो कृपया मुझे माफी मांगने की अनुमति दें। डिकी ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुका लिया क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उसके पास यही एकमात्र उपाय सूझ रहा था। मैंने प्रधानाध्यापक से शिफॉन की मौजूदा स्थिति को गुप्त रखने का समझौता कर लिया है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगा, इसलिए कृपया मुझे और मेरे आदमियों को क्षमा कर दीजिए। विलियम ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो डिकी को बता रहा हो कि उसकी माफी पाना इतना आसान नहीं था। पहले मेरे सवालों के जवाब दो, माफी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, विलियम ने कहा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे आदमियों को मार डालूंगा और उन्हें ज़ॉम्बी बना दूंगा। मेरे पास एक ऐसी कला है जिससे मैं बता सकता हूं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। कासोगोनगा विलियम से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा होकर एक शताब्दी कोर को कुतर रहा था। यह उन कोर में से एक था जो गिलबर्ट ने उसे पहले मुआवजे के तौर पर दिया था। बाकी 2 कोर पहले ही B1 और B2 को उनकी रैंक बढ़ाने के लिए दिए जा चुके थे। कासोगोनगा का काम हाफ एल्फ को यह बताना था कि उसके कैदी झूठ बोल रहे हैं या नहीं। अर्धदेवता आसानी से झूठ और सच में फर्क कर सकते थे और विलियम को इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिकी उससे झूठ न बोल सके। पहला सवाल, आपका नियोक्ता कौन है? दानव महाद्वीप में एक ड्यूक है। वह हमें अकादमी में शिफॉन से मिलने का आदेश देता है ताकि हम देख सके कि वह कैसी है और क्या क्रेटोर साम्राज्य समझौते का पालन कर रहा है। उसका नाम पियर्स राइडर, ड्यूक ऑफ ग्रिमेगर, डिकी ने उत्तर दिया। विलियम ने कासोगोनगा की ओर देखा और उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। क्या वह शिफॉन के पिता हैं? विलियम ने पूछा। डिकी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह इस काम को करने के लिए हमें अच्छा खासा पैसा देता है। विलियम ने नाक सिकोड़ी।
फिलहाल वह ड्यूक का नाम याद रखेगा। भविष्य में अगर कभी दानव महाद्वीप जाने का मौका मिला तो वह आधा एल्फ उससे मिलने जरूर जाएगा और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारेगा। मुझे ये बात स्पष्ट करने दीजिए। विलियम ने अपने चेहरे का एक हिस्सा अपने दाहिने हाथ की हथेली पर टिका दिया। आपका मिशन हर महीने 2 बार क्रेटोर साम्राज्य का दौरा करना है, ये पता लगाने के लिए कि शिफॉन को कोई तकलीफ हो रही है या नहीं, सही कहा ना? हाँ, और अगर उसे तकलीफ नहीं हो रही है तो हम उसे कष्ट पहुंचाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। विलियम ने सिर हिलाया और फिर अपनी उंगली डिकी के सिर की ओर इशारा किया। पत्थर की गोली। एक पत्थर जो बेसबॉल की गेंद जितना बड़ा था हवा में प्रकट हुआ और डिकी की ओर उड़ता हुआ आया, उसके माथे पर लगा और फिर टुकड़ों में टूट गया। एडमेंटियम रैंक तक पहुंच चुके दानव होने के कारण पत्थर की गोली उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकी। हालांकि इससे उसे दर्द का एहसास जरूर हुआ। विलियम ने पत्थर की 5 और गोलियां चलाईं, जो बेहोश होने का नाटक कर रहे अन्य भाड़े के सैनिकों को लगी। वे सभी दर्द से चीख उठे, लेकिन विलियम ने अभी भी अपनी पूछताछ पूरी नहीं की थी। आपके समूह के अलावा क्या कोई अन्य दूत भी उसकी हालत का जायजा लेने आते हैं? विलियम ने पूछा। नहीं, हम ही एकमात्र समूह हैं जो मानव भूमि की यात्रा करते हैं। आप निश्चिंत रहें, हम सब कुछ गुप्त रखेंगे, डिकी ने उत्तर दिया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप प्रधानाध्यापक से पूछ सकते हैं। हमने पहले ही रक्त शपथ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूं। कोई जरूरत नहीं, विलियम ने सिर हिलाया। मुझे अनुबंध की सारी जानकारी पहले से ही पता है। विलियम ने भाड़े के सैनिकों से आधे घंटे तक पूछताछ की और उन्हें यातनाएं दी, फिर उन्हें अपने खून से एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अनुबंध में लिखी गई शर्तों में से एक ये थी कि वे उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं देंगे। यदि वे इस शपथ का उल्लंघन करते हैं तो अनुबंध के उल्लंघन के कारण उन्हें तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। विलियम को केवल उसी अनुबंध पर भरोसा था जो अनुबंध के देवता सैनकस द्वारा पर्यवेक्षित था। कुछ प्राणी ऐसे थे जो बलपूर्वक अनुबंध तोड़ सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस अनुबंध को नहीं तोड़ सकता था जिसे स्वयं अनुबंध के देवता ने सुदृढ़ किया हो। इसीलिए विलियम ने कमतर लोगों द्वारा समर्थित अनुबंध पर भरोसा करने के बजाय अपना खुद का अनुबंध बनाना बेहतर समझा। भाड़े के सैनिकों के समूह को दूसरी बार बेहोश करने के बाद विलियम ने उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए एक काम करो। अगली बार जब तुम आओ तो मुझे दानव महाद्वीप का एक विस्तृत नक्शा लाकर दो, विलियम ने आदेश दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना महंगा है। नक्शा मुझे सौंपते ही मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा, समझे? जी जी, डिकी ने जवाब दिया। विलियम ने उन पर रहम नहीं दिखाया, इसलिए वह और उसके आदमी बुरी तरह घायल हो गए थे। वे बस इतना चाहते थे कि उस आधे एल्फ से जितना हो सके उतना दूर चले जाएं और हो सके तो उससे दोबारा कभी न मिले। दुर्भाग्यवश विलियम ने उन्हें जादुई प्रेतलोक लिच की सहायता से अपने आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य कर दिया था। हालांकि उनके गले में कोई पट्टा नहीं था, फिर भी उन पर एक शक्तिशाली अभिशाप डाल दिया गया था, जिसके कारण उनके पास विलियम के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आधे एल्फ ने पूर्व दिशा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसे किसी के उनके स्थान की ओर आने का आभास हो गया था और वह उस व्यक्ति की जादुई उपस्थिति से भलीभांति परिचित था। जाओ, विलियम ने आदेश दिया। तुम लोगों को देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें फिर से पीट दूं। विलियम की धमकी के डर से राक्षस कांप उठे और वे वहां से भागने लगे। इस बार उन्होंने अपनी शारीरिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को मजबूत बनाया और पूरी रफ्तार से भागे। हाफ एल्फ ने उन्हें जाते हुए देखने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसका ध्यान उस काले बिंदु पर केंद्रित था जो उसकी ओर आ रहा था। सिस्टम ने उसे पहले ही नए आने वाले की पहचान बता दी थी, जिससे ये साबित हो गया कि विलियम का अनुमान सही था। 5 मिनट बाद एक उल्लू विलियम के ऊपर मंडराया और गिलबर्ट ने उसे घूरते हुए नीचे देखा। विलियम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गिलबर्ट ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी अकादमी में कर्फ्यू है? विलियम ने जवाब देने से पहले सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक को एक मासूम सी मुस्कान दी। प्रधानमंत्री जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने टहलने का फैसला किया। घूमने चलें। क्या आपको पता है कि हम अकादमी से कितनी दूर हैं? मैं तो यहाँ जितनी जल्दी हो सके पहुँचने के लिए सिल्वरविंड सिटी के टेलीपोर्टेशन गेट का भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? गिलबर्ट ने उल्लू को थपथपाया और उसे नीचे उतरने का आदेश दिया। उसने पहले ही अपनी रात्रि दृष्टि का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र की जांच कर ली थी और उसे युद्ध के निशान मिले थे।
जमीन पर कुछ खून भी था, जिसे देखकर वह क्रोधित हो गया। क्या तुमने उन्हें मार डाला? गिलबर्ट ने पूछा। विलियम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुमने दानव महाद्वीप के दूत को मार डाला तो इसके क्या परिणाम होंगे, इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। वे मरे नहीं हैं। चिंता मत कीजिए प्रधानाध्यापक जी, सब ठीक है। मैंने बस उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाया है, बस इतना ही। गिलबर्ट को पता नहीं था कि विलियम सच कह रहा है या नहीं। फिर भी वह सबसे बुरे हालात के बारे में सोचने के बजाय उसकी बातों पर विश्वास करना चाहता था। उसने विलियम को थोड़ी देर तक टोका टोकी की, फिर उसे अपने साथ उल्लू पर सवार होने के लिए कहा। वह मन की शांति पाने के लिए लड़के को स्वयं अकादमी वापस ले जाने का इरादा रखता था। योजक चिन्ह। इसी बीच राजकुमारी सिडोनी के कमरे के अंदर। और इस तरह विलियम और मैं प्रेमी बन गए, राजकुमारी सिडोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इस समय दर्पण के सामने छोटी बच्ची के बालों में कंघी कर रही थी, साथ ही उसे यह कहानी सुना रही थी कि विलियम और वह कैसे प्रेमी बने। शिफॉन ने दर्पण में सुंदर राजकुमारी के प्रतिबिंब को अचंभित भाव से देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुमने उसे धोखा दिया। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने बस उसे यह नहीं बताया कि क्रीटोर शाही परिवार में ये प्रथा थी। तुमने उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर अपना मकसद हासिल कर लिया। राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किया। सुंदर राजकुमारी ने बिना किसी अपराधबोध या शर्मिंदगी के यह बात स्वीकार कर ली। वह विलियम से इतना प्यार करती थी कि उसे अपना प्रेमी बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अंततः वह सफल हुई और उस अर्ध हेल्फ ने भी उसके सामने अपने दिल की बात कह दी, जिससे उसका प्रेम जीवन रंगीन हो गया। मुझे बताओ शिफॉन, विल तुम्हारे लिए क्या है? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। विलियम से प्रेम करने वाली होने के नाते वह महसूस कर सकती थी कि उसके सामने बैठी छोटी बच्ची उसके प्रेमी में कुछ हद तक रुचि रखती है। हालांकि ये भावना बहुत अस्पष्ट थी, इसलिए वह निश्चित नहीं थी कि शिफॉन के मन में उसके लिए जो भावना थी वह प्रेम थी या केवल प्रशंसा। वह मेरा देखभाल करने वाला है, शिफॉन ने जवाब दिया। वह ये सुनिश्चित करता है कि मुझे भूख से कोई परेशानी न हो। वह तुम्हें भूख लगने से कैसे रोक सकता है? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। लालच के पाप को केवल अत्यधिक भोजन से ही शांत किया जा सकता है। हम हमेशा साथ खाते हैं और यद्यपि तुम मुझसे अधिक खाती हो, फिर भी इसे सामान्य माना जा सकता है क्योंकि मैं ज्यादा नहीं खाता। विल तुम्हें क्या खिला रहा है? उसने तुम्हें तुम्हारे पाप की शक्ति के आगे हारने से कैसे बचाया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ये कैसे किया। ठीक है, हो गया। शिफॉन ने राजकुमारी सिडोनी की ओर सिर घुमाकर देखा और उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मैं बड़े भाई की लॉलीपॉप चाटकर अपनी भूख मिटाती हूँ, शिफॉन ने जवाब दिया। ये लंबी, सख्त और बहुत स्वादिष्ट है। साथ ही ये बहुत मीठी भी है। पता नहीं क्यों, इसे खाने के बाद मुझे एक दिन तक भूख नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विलियम को इस बात का पता नहीं था कि जिस छोटी बच्ची की वह रक्षा कर रहा था, उसी की वजह से राजकुमारी सिडोनी उसकी बातों को गलत समझ बैठी थी। उसे इस बात का पता तब चला जब उसने अपनी राजकुमारी प्रेमिका के साथ कुछ समय बिताया, जिसने जानबूझकर उसकी लॉलीपॉप को काटकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अध्याय 550 भक्षक के दस्ताने। विलियम द्वारा डिकी और उसके भाड़े के सैनिकों के समूह से निपटने के 2 दिन बाद। योजक चिन्ह प्राप्त अनुभव अंक 400,000। डिंग, बधाई हो, आपके लोहार के कार्य वर्ग का स्तर 1 बढ़ गया है। बधाई हो, आपके लोहार के कार्य वर्ग का स्तर 1 बढ़ गया है। बधाई हो, आपके लोहार के कार्य वर्ग का स्तर 1 बढ़ गया है। बधाई हो, आपके लोहार के कार्य वर्ग का स्तर 1 बढ़ गया है। योजक चिन्ह लोहार का कार्य वर्ग अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आप अगली जॉब क्लास में पदोन्नत होना चाहेंगे? हाँ नहीं। योजक चिन्ह आखिरकार यह पूरा हो गया। विलियम ने अपनी नवीनतम रचना को देखते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। विलियम के सामने चांदी की परत चढ़े 2 काले दस्ताने हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। इनका मुख्य भाग एडमेंटियम और मित्रिल से बना था, इसलिए इनकी मजबूती और पहनने वाले की जादुई शक्ति के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता सुनिश्चित थी। विलियम को लगा कि छद्म पौराणिक हथियार की लगभग हूबहू प्रतिकृति बनाने के लिए उसका वर्तमान कौशल पर्याप्त है, इसलिए उसने खुद पर अधिक दबाव न डालने का फैसला किया और अपनी क्षमताओं की सीमा के भीतर ही एक विलक्षण श्रेणी का हथियार बनाने का निर्णय लिया। टिटानिया के दस्ताने की विधि का अध्ययन करने के बाद उस अर्ध हेल्फ ने उसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया। चूंकि उसे यह नहीं पता था कि मौलिक गुणों वाले रत्न टिटानिया के दस्ताने के साथ कैसे काम करते हैं,
इसलिए उसने इसके प्रदर्शन में बदलाव किया ताकि उसकी अपनी मौलिक शक्तियां इसमें काम कर सकें। अब जब शरीर बन गया है तो इसके लिए गहने बनाने का समय आ गया है। विलियम ने बड़बड़ाते हुए लोहार की नौकरी के लिए जॉब एडवांस जॉब क्लास पर क्लिक किया। सिस्टम, मेरी जॉब क्लास को कारीगर में बदल दो। योजक चिन्ह डिंग। लोहार को सफलतापूर्वक कारीगर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। योजक चिन्ह। अन्य जॉब क्लासेस के विपरीत एक लोहार अलग अलग विशेषज्ञता क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता बढ़ा सकता था। चूंकि विलियम अपनी जॉब क्लास को स्वतंत्र रूप से बदल सकता था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह आर्टिफिसर, व्हाइटस्मिथ या बैटलस्मिथ का चयन करता है। चूंकि उनकी प्राथमिकता अपने द्वारा बनाए गए दस्तानों पर लगाने के लिए मौलिक रत्नों का निर्माण करना था, इसलिए उन्हें एक ऐसी नौकरी की आवश्यकता थी जो इसके लिए विशेष रूप से समर्पित हो। विलियम को जॉब क्लास बदलने के बाद 5 स्किल पॉइंट मिले जिन्हें उसने ज्वेल स्मिथिंग में लगा दिया। हाफ एल्फ विलियम को मेटल स्मिथिंग स्किल में भी रुचि थी, लेकिन फिलहाल उसने ज्वेल स्मिथिंग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। एक बार जब वह लेवल बढ़ा लेगा और स्किल पॉइंट्स हासिल कर लेगा तो मेटल स्मिथिंग स्किल में पॉइंट्स जोड़ने में देर नहीं होगी। योजक चिन्ह आभूषण निर्माण। ये कारीगर को विभिन्न उद्देश्यों के लिए रत्नों को परिष्कृत करने या बनाने की अनुमति देता है। ज्वेल क्रिएशन में सफलता की संभावना स्किल के लेवल पर निर्भर करती है। आभूषण निर्माण में सफलता की संभावना 50%। योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी संग्रहणीय अंगूठी से एक पन्ना निकाला। उसके पास शुरू से ही रत्न को चमकाने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने प्रयोग के लिए एक तैयार रत्न का उपयोग करने का निर्णय लिया। टिटानिया के दस्ताने के विपरीत, जो इसे धारण करने वाले को वायु तत्व को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति देता था, विलियम का दस्ताना उतना सुविधाजनक नहीं था। हालांकि शक्ति में कमी को इसने विविधता से पूरा किया। कम से कम विलियम ने शिफॉन के लिए खुद से तैयार किए गए हथियार के लिए यही योजना बनाई थी। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी जादुई शक्ति को उस रत्न पर केंद्रित किया जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए था। आभूषण बनाने की कला का सृजन। विलियम द्वारा एक कौशल का प्रयोग करते ही पन्ना के भीतर एक हल्की हरी रोशनी चमक उठी। जैसे जैसे ज्वेल स्किल क्रिएशन पूरा होने के करीब आया, चमक और तेज होती गई। हालांकि विलियम के सफल होने से ठीक पहले पन्ना की सतह पर दरारें दिखाई दी। 1 सेकंड बाद पन्ना बारीक चमकदार हरे रंग की धूल में बदल गया। विलियम अपने पहले प्रयास में असफल रहा, लेकिन उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने एक बार फिर अपनी संग्रहित अंगूठी से एक पन्ना निकाला और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी। अपने 9वें प्रयास में विलियम अंततः सफल हो गया और उसने सफलतापूर्वक पन्ना में एक कौशल समाहित कर दिया। योजक चिन्ह आभूषण निर्माण में सफलता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट ने उड़ान का एक उच्च गुणवत्ता वाला रत्न बनाया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्राप्त अनुभव अंक 2000। बधाई हो, आपके आर्टिफिसर जॉब क्लास का स्तर 1 बढ़ गया है। बधाई हो, आपके आर्टिफिसर जॉब क्लास का स्तर 1 बढ़ गया है। योजक चिन्ह विलियम को अपने जॉब क्लास के 2 स्तर बढ़ने के बाद 6 अतिरिक्त कौशल अंक प्राप्त हुए। उन्होंने तुरंत अपने ज्वेल स्मिथिंग कौशल को अधिकतम स्तर तक पहुंचाया और सफलता की संभावना को 75% तक बढ़ा दिया। हालांकि यह 100% नहीं था, फिर भी विलियम मौजूदा सफलता दर से खुश थे। उसने फ्लाइट ज्वेल को अपने दाहिने दस्ताने के बीच वाले खांचे में रख दिया। आधे मिनट तक अपने काम की प्रशंसा करने के बाद उसने एक बार फिर अपनी संग्रहणीय अंगूठी से एक दूसरा रत्न निकाला। इस बार विलियम ने एक मूनस्टोन निकाला और उसमें एक और कौशल समाहित कर दिया। आभूषण बनाने की कला का सृजन। कई घंटे बीतने के बाद विलियम ने आखिरकार अपनी उत्कृष्ट कृति को पूरा किया। अपने रत्न शिल्प और धातु शिल्प कौशल का उपयोग करते हुए विलियम ने अथक परिश्रम किया जब तक कि दस्ताना एक छद्म पौराणिक हथियार में परिवर्तित नहीं हो गया। कृपया अपनी रचना का नाम दें। इसका नाम भक्षक के दस्ताने रख दो, विलियम ने पीठ के बल गिरने से पहले कहा। उसने इस हथियार को बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी थी और अब वह इतना थक चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। योजक चिन्ह डिंग। हथियार का नामकरण सफलतापूर्वक हो गया है। योजक चिन्ह भक्षक के दस्ताने। छद्म पौराणिक हथियार। दस्ताने के आकार का हथियार। सभी आंकड़ों में 20 की वृद्धि करें। इस हथियार का उपयोग करने वाला व्यक्ति दिन में 3 बार ओवरवेमिंग स्ट्राइक कौशल का उपयोग कर सकता है। आपके प्रतिद्वंदी के शरीर के किसी भी हिस्से पर वार करने पर उसे 3 सेकंड के लिए अचेत करने की 5% संभावना होती है। योजक चिन्ह डेवोरा के गॉन्टलेट में निहित कौशल। उड़ान सक्रिय। उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। बिजली जैसी फुर्तीली प्रतिक्रिया निष्क्रिय। प्रतिक्रिया समय को 50% तक बढ़ाएं।
वीरता निष्क्रिय। अधिक शक्तिशाली विरोधियों से लड़ते समय सभी आंकड़ों में 50% की वृद्धि करें। पानी के अंदर सांस लेना निष्क्रिय। इससे पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता मिलती है। एकाग्रता में सुधार निष्क्रिय। युद्ध के दौरान एकाग्रता बढ़ाएं। उपचार सक्रिय। हानिकारक प्रभावों को दूर करता है। बैल की ताकत निष्क्रिय। ताकत को अतिरिक्त 20 तक बढ़ाएं। आत्मदाह सक्रिय। शरीर को प्रचंड लपटों से ढक देता है। शैडो क्लोन सक्रिय। यह उपयोगकर्ता की समग्र शक्ति के 50% के बराबर एक प्रतिकृति बनाता है। चकमा देना निष्क्रिय। हमले से बचने की दर को 30% तक बढ़ाएं। योजक चिन्ह। ऐशी मेरी मदद करो। विलियम ने टेलीपैथी के जरिए अपनी जलपरी प्रेमिका को पुकारा। मैं हिल नहीं पा रहा हूं। कुछ मिनट बाद कार्यशाला का दरवाजा खुला और हल्के नीले बालों वाली एक युवती चिंतित चेहरे के साथ अंदर आए। बाहरी दुनिया में 3 दिन बीत चुके हैं और हम सब तुम्हारे बारे में चिंतित हैं, एशे ने आह भरते हुए कहा। जब तुमने मुझसे संपर्क किया तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन ये सोचकर कि तुमने इतना काम किया कि अब तुम हिल भी नहीं पा रहे हो, मैं दंग रह गया हूं। मुझे पता है, मैं वाकई इतना शानदार हूं। ज्यादातर तो बेवकूफ ही है। फिर एशे ने विलियम की वर्किंग डेस्क के ऊपर रखे चमकते हुए दस्तानों को देखा और उस छोटी लड़की से थोड़ी ईर्ष्या महसूस की जिसे जल्द ही वे दस्ताने मिलने वाले थे। एक नज़र ही उसके लिए यह समझने के लिए काफी थी कि विलियम ने इसे बनाने में अपना दिल और जान लगा दी थी, यहाँ तक कि वह पूरी तरह थक गया था। अगर उस अर्ध हेल्फ ने भी उसके लिए ऐसा ही किया होता तो वह उसके प्रेम के इस प्रतीक से अवश्य भावुक हो जाती। एशे ने विलियम को जमीन से उठाया और उसे राजकुमारी की तरह गोद में लेकर चलने लगी। हाफ एल्फ ने अपने विचारों को केंद्रित किया और डिवोरा का दस्ताना उसकी भंडारण अंगूठी की ओर उड़ गया। 2 दिन बाद वह आमोन के मंदिर की यात्रा करेगा ताकि अंततः उस देवता से मिल सके जो आशे, एस्ट और इसहाक पर लगे श्राप को दूर कर सकता है। राजकुमारी सिडोनी की जन्मदिन पार्टी के एक दिन बाद सम्राट लियोनिडास ने आखिरकार अपनी अनुमति दे दी। लिली ने कहा था कि आमन का मिजाज थोड़ा बदलता रहता है। अगर विलियम उसे अच्छे मूड में पकड़ लेता है तो उसे मिलने वाला काम अपेक्षाकृत आसान होगा। हालांकि अगर वह उसे खराब मूड में पकड़ लेता तो वह विलियम को एक ऐसा अनुचित काम सौंप देता जिसे पूरा करना लगभग असंभव होता। पहले भी सेरेनेनोस से सामना होने के कारण विलियम यह मान चुका था कि उसकी किस्मत बेहद खराब है। उसने आमन से मुलाकात के दौरान सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया था। फिर भी वह पीछे नहीं हटेगा। उसने आशे, एस्ट और इसहाक से वादा किया था कि वह उनका श्राप दूर करेगा और उन्हें खोई हुई चीजें वापस लौटा देगा। विलियम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह आखिरकार एस्ट को उसके असली रूप में गले लगा सकेगा। सबसे बढ़कर वह उस वादे को निभाना चाहता था जो उसने मध्य महाद्वीप जाने से पहले उससे किया था। एक वादा कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो वे दिल, शरीर और आत्मा से सच्चे प्रेमी बन जाएंगे। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।